शीरो आधुनिक जापान का एक एवरेज सैलरीड आदमी था जो एक बोरिंग जिंदगी जी रहा था। हर दिन उसकी रूटीन एक जैसी थी और वो हमेशा कुछ नया पाने की चाहत रखता था। हर सुबह उठना, बस पकड़कर ऑफिस जाना, देर शाम तक काम करना और फिर अपने गंदे अपार्टमेंट में लौटकर टिकटॉक और ब्रेन रॉटिंग वीडियोस देखना, यही उसकी दुनिया थी। लेकिन उसकी ये ख्वाहिश आखिरकार सच हो गई जब एक रात वो जागा और खुद को पूरी तरह से वाइट वॉइड में पाया, जहां चारों तरफ सिर्फ सफेद खाली स्पेस थी। शुरुआत में उसकी आंखें कंफ्यूज थी, लेकिन जल्दी ही उसे सामने बैठे एक वाइट हेड के पॉप आइडल का पता चला, जो दावा कर रहा था कि वो खुद भगवान है। शीरो, जो कोई 13 साल का बच्चा नहीं था, इंप्रेस हुए बिना बस वहीं बैठा और पूछा, ये जगह आखिर कहाँ है? के पॉप गॉड ने समझाया कि शीरो की मृत्यु हो चुकी है और अब उसकी आत्मा एक ऐसी लिम्बो में है जहां वो हमेशा के लिए लॉस्ट हो सकती है, लेकिन भगवान उसे एक विकल्प दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि अगर शीरो चाहे तो वो उसे एक अलग इमेजिनरी दुनिया मथाया से भेज सकते हैं, जहां वो अपनी जिंदगी किसी भी रूप में जी सकता है। ये सुनते ही शीरो का ध्यान पूरी तरह से खिंच गया, जैसे उसका सपना सच हो गया हो। भगवान ने तुरंत क्लिपबोर्ड निकाला और उन स्पेशल स्किल्स को लिखना शुरू कर दिया जो वो शीरो में डेवलप करना चाहते थे। और जैसे ही समय खत्म हुआ, शीरो को मथायस की फैंटेसी वर्ल्ड में भेज दिया गया। जब शीरो फिर से जागा तो वो खुद को डेंस जंगल के बीच में पाया और अपनी लाइफ में दूसरा मौका मिलने की खुशी से भर गया। वो तुरंत उठ खड़ा हुआ और दुनिया की एक्सप्लोरेशन शुरू कर दी। जल्दी ही उसने देखा कि जंगल के बाहर कुछ दूरी पर एक छोटा सा विलेज है। शीरो चाहता था कि वो देखे कि वहाँ कौन कौन सी रेयर चीजें मिल सकती हैं, लेकिन उसने सोचा कि अगर वो बिना पैसे के वहाँ जाएगा तो लोग उसे फ्रॉड समझकर खाना भी नहीं देंगे। तभी उसे याद आया कि भगवान ने कहा था कि उसकी स्काउटिंग एबिलिटी बढ़ गई है। इसका यूज करके वो रेयर आइटम्स खोज सकता है और उन्हें हाई प्राइस में बेच सकता है। शीरो ने हाथ में स्टिक लिया, कॉन्फिडेंटली जादू करने के लिए चिल्लाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। थोड़ी देर डरने के बाद उसने रियलाइज किया कि वो सही स्पेल नहीं बोल रहा था। जब उसने सही शब्द खोजा तो स्काउटिंग मैजिक एक्टिवेट हो गया। जंगल में मौजूद हर कलेक्टेबल चीज का लोकेशन तुरंत दिखाई देने लगा। शीरो ने अपनी दूसरी एबिलिटी भी टेस्ट की, जिससे उसे आइटम्स के बारे में और डिटेल इन्फॉर्मेशन मिली। उसने वर्ड्स का कॉम्बिनेशन ट्राई किया और फाइनली वर्ड स्कैन से उसकी एबिलिटीज फुल्ली एक्टिवेट हो गई। अब वो जान सकता था कि कौन सी चीज कलेक्ट करनी चाहिए। बफे की तरह शीरो हर चीज उठाता, उसके लेवल और वैल्यू का एनालिसिस करता और उसे अपने मैजिकल साइड बैग में डाल देता, जो एक्स्ट्रा चार्ज के बिना अनलिमिटेड आइटम स्टोर कर सकता था। सारा सामान कलेक्ट करने के बाद वो विलेज की ओर बढ़ा। जैसे ही सन होराइजन पर डूबने लगा, शीरो आखिरकार विलेज के मेन गेट पर पहुंचा, जहां एक लोन गार्ड खड़ा था। शीरो ने गार्ड को सल्यूट किया और देखा कि गांव के सभी लोग छोटे कद के हैं, जिससे वो खुद सबसे लंबा आदमी बन गया। इसका मतलब था कि उसके लिए बहुत सारी लड़कियां होंगी। गार्ड ने पूछा कि शीरो वॉरियर है या स्वॉर्ड फाइटर, लेकिन जानकर हैरानी हुई कि शीरो मुख्य रूप से एक कलेक्टर है। गार्ड ने दरवाजा खोला और शीरो को विलेज के सेंटर में मेन शॉप जाने को कहा, जहां ऐसा सामान मिलता था। शीरो विलेज में एंटर हुआ और वाइड स्ट्रीट से आगे बढ़ा। बहुत से विलेजर्स दूर से उसे घूर रहे थे और सोच रहे थे कि ये नया स्ट्रेंजर कौन है। फिर भी शीरो मेन शॉप की ओर सीधा चला और डार्क स्टोर में एंटर हुआ। काउंटर के पीछे खड़ा आदमी वार्मली वेलकम करता और पूछता है, आप क्या बेचने आए हैं? शीरो ने एक स्मूथ ओवल स्टोन निकाला। दुकानदार ने तुरंत पहचान लिया कि एक एंट ईटर का एक्सक्रीमेंट है और बोला, इतना रेयर सैंपल मैंने पहले कभी नहीं देखा। वो शीरो को 5 सिल्वर कॉइन्स देने के लिए रेडी हो गया, जो लगभग $350 के बराबर थे। शीरो खुश हुआ और दुकानदार ने उसके टैलेंट की सराहना की। दुकानदार ने पूछा कि क्या शीरो के पास और भी आइटम्स हैं। शीरो ने जल्दी से जंगल से कलेक्ट किए सारे आइटम्स बाहर रख दिए। दुकानदार क्वालिटी देख के इंप्रेस हो गया और पूछा, इतने छोटे विलेज में इतनी रेयर चीजें क्यों बेचने आए हो, जब किसी बिग सिटी में इतनी अच्छी अर्निंग हो सकती थी? शीरो ने झूठ बोला कि मैं बस एक ट्रैवलर हूँ जो आइटम्स कलेक्ट करता हूँ और कंट्री के अलग अलग पार्ट्स को एक्सप्लोर करता हूँ। दुकानदार इंप्रेस्ड हुआ और शीरो को पास के ही आइसी माउंटेन्स में रेयर जेम्स कलेक्ट करने का मिशन दे दिया, जहां मॉन्स्टर्स भी मिल सकते थे। शीरो अभी मिशन पर जाने की मूड में नहीं था, लेकिन $20,000 का प्रॉमिस सुनकर उसे एक्सेप्ट करना पड़ा। शीरो ने दुकानदार को बाय बोला और गांव में घूमते हुए अपने लिए एक इन ढूंढा। कंफर्टेबल रूम में लेटते हुए सोचता है, काश मैं नहा लेता और अपनी सारी गंदगी क्लीन कर लेता। तभी डोर पे नॉक होती है और एक छोटी लड़की पानी से भरा हुआ टब लेके रूम में आती है। शीरो पूछता है कि ये गंदगी का क्या करूं? लड़की कहती है, आप स्मेल कर रहे हैं, आपको वेट टॉवल से क्लीन होना पड़ेगा। शीरो पूछता है, क्या शावर फैसिलिटी है? लड़की कंफ्यूज होकर बोलती है कि नहीं, सिर्फ रिच लोग प्रॉपर शावर यूज कर सकते हैं, बाकी सिर्फ वाटर और टॉवल से क्लीन होते हैं। शीरो को विश्वास नहीं आया कि नॉर्मल बाथिंग भी आम लोगों के लिए रिस्ट्रिक्टेड थी। फिर उसे आइडिया आया, उसने लड़की को टिप देकर बाहर भेज दिया। डोर क्लोज होने के बाद शीरो अपने स्पेल्स प्रैक्टिस करता है और फाइनली एक ऐसा स्पेल सीख लेता है जिससे वो पानी को मैनिपुलेट करके प्रॉपर बात ले सकता है। आखिरकार तरोताजा होकर शीरो थकान से बिस्तर पर लेट गया। उसे अभी भी नहाने की याद थी, लेकिन उसने सोने का फैसला किया ताकि अगली सुबह जल्दी उठकर डे स्टार्ट कर सके। अगली सुबह वो डॉन में उठता है और जंगल की ओर निकल पड़ता है, रेडी टू कलेक्ट रेयर आइटम्स।
मशरूम्स ढूंढते हुए उसकी नज़र एक स्ट्रेंज मार्क पर पड़ती है झाड़ी में। क्यूरियोसिटी से वो अंदर जाता है, लेकिन वहां जमीन पर एक सड़ी गली कॉप्स पड़ी हुई है। शिरो डर के मारे उछल पड़ता है और गिर पड़ता है। फिर भी सांस संभाल कर ठीक से देखने की कोशिश करता है। पता चलता है कि ये आदमी एक सिक्योरिटी फोर्स मेंबर था, शायद कुछ मॉन्स्टर्स से लड़ते हुए मारा गया था। शिरो सोचता है कि क्या उसे यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन डिसाइड करता है कि सिचुएशन को हैंडल करना बेटर होगा। वो शव को जमीन में गाड़ देता है और अपनी तलवार को उस गिरे हुए आदमी के ग्रेव पर शिलापट्ट की तरह रख देता। काम निपटाने के बाद वो नाइट में खाना बनाने का डिसीजन लेता है। क्योंकि सूरज ढल रहा था, उसने पहले अपने चारों ओर मैजिकल सर्कल बनाया और फिर जमीन पर बैठकर एक पॉट ओपन फायर पर रख दिया। शिरो कोई एमेच्योर नहीं है, इसलिए उसने वाइल्ड ग्रीन वेजीज और अपने पास मौजूद मीट से स्ट्यू बनाया, जो टेस्ट में बेहद डिलीशियस बन गया। नाइट का अंत एक सैटिस्फाइंग एक्सपीरियंस के साथ हुआ। अगली सुबह वो हॉन्टेड फॉरेस्ट की ओर बढ़ता है, जो ड्राई ट्रीज और डेंस फॉग से घिरा हुआ था, इतना कि दिन में भी विजिबिलिटी बहुत लो थी। उसने अपनी लाइट मैजिक का यूज किया और फॉरेस्ट में एंटर किया, ये जानते हुए कि यहाँ कई मॉन्स्टर्स हैं, लेकिन जहाँ तक उसकी आइज देख सकती थीं, कोई जीवित क्रिएचर नहीं था। शिरो रेयर आइटम्स कलेक्ट करता है और फिर डिसाइड करता है कि उसे फॉरेस्ट से बाहर निकलना चाहिए। बाहर आते ही उसे एक मिस्टीरियस लाइट दिखाई देती है और वो उसकी ओर दौड़ पड़ता है, बिना ये जाने कि ये सीधे डेंजरस क्लिफ की ओर जा रहा है। वो गिर पड़ता है केव में, और अगर उसकी क्विक थिंकिंग नहीं होती तो शायद उसकी लाइफ लॉस्ट हो जाती। लकी होकर उसने फ्लाइट मैजिक का यूज़ किया और हवा में हवर करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ज़मीन को टच करते हुए वो रिलीफ से साय करता है। उसे एहसास होता है कि वो डेथ के कितने करीब था और अब से सिचुएशन को और गंभीरता से लेने का रिजॉल्व करता है। वो फिर से केव में अपनी लाइट मैजिक का यूज़ करता है और सरप्राइज होता है कि जगह रेयर ओर्स से भरी हुई है। जल्दी से स्मॉल हैमर निकाल कर काम शुरू कर देता है। सराउंडिंग रॉक्स से ओर्स को चिजल करके कलेक्ट करता है। थोड़ी देर में उसका बैग अच्छी क्वांटिटी में ओर्स से भर जाता है। कुछ दूरी पर और ओर दिखाई देता है, लेकिन अचानक आए अर्थक्वेक से याद आता है कि वो यहाँ ज़्यादा समय नहीं बिता सकता। जल्दी से उसने फायर स्फीयर मैजिक से रॉक एक्सप्लोड किया ताकि ओर्स जल्दी मिल जाएं। शिरो की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि ये वही मिस्ट्रिल ओर था जो दुकानदार चाहता था। वो इसे जल्दी से अपनी पाउच में रखता है। अर्थक्वेक के बाद भी वो आगे बढ़ता है और थोड़ी देर बाद केव के एंड से नीली लाइट दिखाई देती है। वो उसका पीछा करता है और रास्ते के बीच में वो अपनी लाइफ में अब तक की सबसे ब्लू लेक देखता है। वो जल्दी से रॉक से नीचे उतरता है और लेक की जांच करता है। ये एसएस रैंक मैजिकल वाटर निकाल रहा था, अब तक की सबसे रेयरेस्ट चीज़ थी जो उसे मिली थी। वो डिसाइड करता है कि कुछ पानी अपने साथ ले जाना चाहिए, लेकिन सोचता है कि क्या उसके पास इसे स्टोर करने के लिए बड़ा कंटेनर है और कहीं लीक ना हो जाए। बस सोचते ही समझते ही एक जायंट ब्लैक सरपेंट पानी से बाहर निकलता है, चारों तरफ वाटर स्प्लैश करता है और शिरो को भीगता है। शिरो चीखता है और पूछता है कि किसने उसे उसकी डीप स्लीप से जगाया। शिरो ने कई चीज़ें देखी हैं और अपनी पुरानी लाइफ में लौटने से पहले कोई हेजिटेशन नहीं दिखाता। एक लो सैलरी आदमी जो हर इंसान के सामने बो करता है। वो ड्रैगन के सामने झुकता है और परमिशन मांगता है उसके केव में प्रवेश करने के लिए। ड्रैगन को ये फनी लगता है, क्योंकि उसने पहले कभी इतना फियरलेस ह्यूमन नहीं देखा। ड्रैगन पूछता है, तुम कौन हो? शिरो जवाब देता है कि वो एक नॉर्मल ह्यूमन है। ड्रैगन भरोसा नहीं करता, क्योंकि वो शिरो में बहती इंटेंस मैजिकल एनर्जी को महसूस करता है, जो ऑलमोस्ट ड्रैगन की खुद की मैजिक के बराबर है। ड्रैगन शिरो से मदद चाहता है। वो क्लेम करता है कि उसके पास एक एग है जो बहुत समय बीत जाने के बाद भी नहीं फूट रहा, और पूछता है कि क्या शिरो उसकी मदद कर सकता है। वो प्रॉमिस करता है कि ये काम मुफ्त नहीं होगा, और बस वो वाटर टच करता है जहाँ पर डजन्स ऑफ जाइंट मिस्ट्रिल ओर्स निकल रहे थे। शिरो इमीडिएटली अग्री कर देता है। ड्रैगन काला अंडा निकालता है और शिरो की ओर फेंकता है। शिरो एग पकड़ता है और उसकी हार्ट बीट सुनने की कोशिश करता है। फिर सोचता है कि इसे क्या करना चाहिए। अचानक उसे याद आता है कि एग्स को वार्म होना चाहिए। वो अपनी हीट मैजिक का यूज़ करता है और एग शेल में वार्मथ भर देता है। एग एनर्जी एब्जॉर्ब करना शुरू करता है और शिरो सोचता है कि कहीं ये ट्रैप तो नहीं है, क्या वो मरने वाला है। वो अनकॉन्शियस हो जाता है और खुद को वार्म वाटर में घिरा हुआ पाता है, जहाँ पर एक और ब्लैक हेड के पॉप डेटी अपीयर होता है। वो कहता है कि शिरो बकवास कर रहा है और इस वर्ल्ड का फ्लू डिस्टर्ब हो रहा है। शिरो पूछता है, क्या वो डेड हो गया है? डेटी कहता है, नॉट येट। शिरो होश में आता है और डार्कनेस में जागता है। वो अपनी लाइट मैजिक का यूज़ करता है और देखता है कि टाइनी सरपेंट अपने शेल से बाहर निकल गया है। टाइनी सरपेंट ज़मीन पर पैर रखता है और खुश होता है। वो शिरो को थैंक्स कहता है और नाम रखने के लिए कहता है। शिरो एक बेवकूफ़ की तरह डिसाइड करता है कि उसे बी नाम देगा। टाइनी सरपेंट सरप्राइज करता है
और कहता है कि अब से बी हमेशा शिरो के साथ रहेगा। शिरो डिसबिलीफ में है कि इतनी रेयर और ब्यूटीफुल क्रिएचर उससे बॉन्ड कर सकती है, लेकिन बड़ा ब्लैक ड्रैगन कहता है कि शिरो पहले से ही बहुत पावरफुल है और बेबी का प्रोटेक्शन कर सकता है। ये कहकर सरपेंट पानी के नीचे गायब हो जाता है और शिरो और बी अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। शिरो और बी जल्दी ही केव से बाहर निकलते हैं और तब तक इवनिंग हो चुकी थी। बी खुशी से उड़ती है क्योंकि उसने पहली बार आउटसाइड वर्ल्ड देखा था। शिरो डिसाइड करता है कि कैंप साइट पास ही सेट करे और फिर मैजिकल लेक वाटर से एक ग्लास भरता है। एंशिएंट ड्रैगन अपनी मैजिक से शिरो के मैजिकल पाउच को लेक से जोड़ देता है क्योंकि ये वाटर बी के ग्रोथ के लिए क्रिटिकल है। बी जल्दी से एक ग्लास फिनिश करती है और फिर दूसरा ग्लास डिमांड करती है। शिरो रिफिल करता है। बी पोलाइटली ग्लास पास करती है ताकि शिरो न्यूट्रिशियस वाटर पी के हैप्पी रहे। इसके बाद शिरो कुछ मैजिकल स्टोन्स का यूज करता है और एक बैरियर क्रिएट करता है जिससे उसे पूरा स्पेल लाउडली बोलने की झंझट से छुटकारा मिल जाता है। शेक्सपियर से खरीदी गई किताब पढ़ने के बाद शिरो को पता चलता है कि इस वर्ल्ड में मैजिकल स्टोन्स वाकई रेयर हैं, लेकिन उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो इजीली मैजिकल स्टोन्स बना सकता है। वो अपनी पाम में हीट मैजिक कॉन्सेंट्रेट करता है और एक मैजिकल स्टोन बनाता है जो कंट्रोल्ड फ्लेम जनरेट करता है खाना पकाने के लिए। आग जलाते ही शिरो मीट स्टू बनाने लगता है और बी उसे देखकर लिटरली लार टपकाने लगती है। शिरो डिसाइड करता है कि उसे थोड़ा स्टू टेस्ट करना चाहिए और उसके लिए एक बोल सर्व करता है। वो उसे वार्न करता है कि ये बहुत हॉट है, लेकिन बी जल्दी से गल्प कर लेती है और उसकी टंग बर्न हो जाती है, जो एक ड्रैगन के लिए सच में पछाटिक है। शिरो को स्टू पर ब्लो करना पड़ता है ताकि उसे ड्रिंकेबल टेम्परेचर मिले और बी तब तक खाती रहती है जब तक उसका पेट फुल नहीं हो जाता। शिरो को वो बहुत क्यूट लगती है, लेकिन फिर वो पूछता है कि क्या उसे अपने पापा की याद नहीं आती। बी तुरंत उसके पास आकर गले लगती है और बताती है कि वो उसके साथ खुश है। वो उसकी स्टैट्स चेक करता है और पाता है कि बी पहले से ही बी रैंक पर है और उसके पास कुछ इंप्रेसिव गिफ्ट्स हैं। ये देखकर शिरो थोड़ा शॉक्ड होता है, लेकिन सोचता है कि चाहे बी कितनी भी स्ट्रांग क्यों ना हो, वो अभी भी एक बच्ची है और गाइडेंस की ज़रूरत है। वो समझाने लगता है कि भले ही वो उससे स्ट्रॉन्गर है, किसी भी नेग्लिजेंस से बचना चाहिए और उसकी बात माननी चाहिए। लेकिन टाइनी ड्रैगन बहुत स्लीपी हो जाती है और लेक्चर के बीच में ही खराटे लेने लगती है। उसे सोते हुए देखकर शिरो सोचता है कि उसे एक एडवाइबल कंपेनियन मिल गई है, लेकिन बिल्कुल वैसा नहीं जैसे उसने कीप ऑफ गॉड से मांगा था। और वो सोचता है, क्या गॉड ने जानबूझकर ऐसा किया है? अगली सुबह शिरो उस क्लिफ पर क्लाइंब करता है जहां वो कल गिरा था और जंगल में एंटर करता है। उसे आश्चर्य होता है कि जंगल बिल्कुल अलग दिख रहा है और वो सोचता है कि ये दुनिया की वियर्ड हैपनिंग्स में से एक होगी। जैसे ही भी आसपास एक्सप्लोर करना शुरू करती है, शिरो यूजफुल आइटम्स कलेक्ट करने का डिसाइड करता है और उसे ढेर सारी नई हर्ब्स मिलती हैं। अचानक उसे वियर्ड टिंगलिंग फील होती है और अगले ही पल बी उसकी ओर फ्लाइंग आती है, किसी चीज से स्कैर्ड लग रही। शिरो तुरंत आसपास मॉन्स्टर सर्च करता है और रेडार पर मल्टीपल पॉइंटर्स दिखते हैं। ये शॉकिंग है क्योंकि पिछले दिन उसे कोई मॉन्स्टर नहीं मिला था। वो सोचता है कि शायद उसकी प्रीवियस टेंच जो मॉन्स्टर्स को रिपेल करती थी अब गॉन हो गई है। शिरो मॉन्स्टर से लड़ने से नहीं डरता क्योंकि लूट पाने का चांस है, लेकिन डेंजर सिर्फ जंगल में नहीं है। जल्दी ही एक सी रैंक रॉक फैल्कन उसके पीछे आता है। बी उस फियर्स लुकिंग क्रीचर से डरती है, लेकिन शिरो के लिए वो क्यूट लगती है, एंशिएंट ड्रैगन से भी ज्यादा। मॉन्स्टर का डिस्क्रिप्शन पढ़ते हुए उसे पता चलता है कि इसका मीट टेस्टी है और इसे हंट करना वर्थवाइल है। शिरो पहले एक शील्ड बनाता है, फिर रॉक फैल्कन पर आइस स्पाइक्स मारता है जिससे वो इंस्टेंटली गिर जाता है। शिरो खुश हो जाता है कि उसे मटेरियल मिल गई, लेकिन तभी बी जंगल से आने वाले और मॉन्स्टर्स की ओर इशारा करती है। शिरो पीछे मुड़ता है और स्नेक टेल्ड वुल्व्स देखता है। वो डिसाइड करता है कि क्लोज कॉम्बैट करना होगा। अपने बॉडी को लाइट और फास्ट बनाने के लिए वो मैजिक कास्ट करता है ताकि पहला वुल्फ अटैक करे और वो हाई जंप करके उसे डॉज कर सके। फिर वो अपने बॉडी को हार्ड बना देता है और फर्स्ट वुल्फ के सिर पर टेक मारता है जिससे वो इंस्टेंटली डेड हो जाता है। सेकंड वुल्फ अटैक करता है, लेकिन शिरो से कहीं फास्ट है। वो उनके अटैक्स डॉज करता है और पावरफुल किक से उन्हें एलिमिनेट करता है। शिरो सभी मॉन्स्टर्स का मीट कलेक्ट करता है, लेकिन जल्दी और भी मॉन्स्टर्स दिखाई देते हैं। अब वो परेशान है क्योंकि हमेशा फाइट नहीं कर सकता। तभी बी डिसाइड करती है कि वो उसकी मदद करेगी। वो उसे उठाकर फ्लाई करने की कोशिश करती है। शिरो सोचता है कि वो इतना हैवी है, लेकिन बी अपनी फीमेल स्ट्रेंथ का यूज करती है और उसे ऊपर उठाती है। शिरो अपना वेट कम करने के लिए मैजिक कास्ट करता है और अचानक वो स्काई में फ्लाई करने लगते हैं। शिरो पैनिक करता है और बी को बताता है कि वो बहुत हाई उड़ रही है। शॉक्ड होकर वो उसे ड्रॉप कर देती है। ग्राउंड पर गिरते ही शिरो चीखता है, लेकिन ट्रीज कुशन जैसे काम करते हैं और वो सेफ लैंड करता है। बी उसके पीछे आती है और फेस लेक करने लगती है, जिससे शिरो थोड़ा अनॉयड हो जाता है। जैसे ही वो उठता है, पता चलता है कि वो जंगल से बाहर निकल गए हैं क्योंकि बी फाइटर जेट से भी फास्ट थी। शिरो उसकी मदद के लिए थैंक करता है और अगली बार उसे थोड़ी कम पावर यूज करने के लिए कहता है क्योंकि वो उसे कहीं वीकर है। लेकिन बी उन कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स को नहीं समझ पाती और टाइट हग करती है, जिससे शिरो की 2 रिब्स हर्ट हो जाती हैं। फिर वे गांव की ओर जर्नी कंटिन्यू करते हैं और शिरो अपने बैग में मिली एक ब्रांच हिलाने लगता है। वो बी को बताता है कि ये लेजेंडरी यग्ड्रीसेल ब्रांच है जो वर्ल्ड का सिंबल माना जाता है, लेकिन अभी ये सो रहा है। बी जानती है कि ब्रांच को अवेकन कैसे करना है। वो एक स्मेली गैस क्लाउड छोड़ती है जो टाइनी ब्रांच को एक स्टिक में बदल देता है।
शिरो ये देखकर अमेज्ड हो जाता है और सोचता है कि कलेक्टर जैसा वो भी स्टिक यूज कर सकता है। वो नहीं चाहता कि लोग उसे कोई ऑर्डिनरी इमेज समझे, लेकिन अचानक लाउड रोर सुनकर उसकी थिंकिंग डिस्टर्ब हो जाती है। शिरो अलर्ट हो जाता है और फाइट के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन बी रोर की डायरेक्शन में फ्लाई करती है, जिससे शिरो की चिंता बढ़ती है। शिरो उसका पीछा करता है और उसे ट्री के चारों ओर स्पिन करते हुए पाता है। जैसे ही वो ट्री के पास आता है, उसे एक ओल्ड टायर्ड एल्फ दिखती है। वो पूछता है कि क्या मॉन्स्टर ने उसे अटैक किया। एल्फ डिनाई करती है, लेकिन अचानक उसकी बेली से लाउड रोर जैसी आवाज आती है। शिरो शॉक्ड होता है। एल्फ बताती है कि उसने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। वो पानी मांगती है और शिरो तुरंत अपनी बोतल थमा देता है। एल्फ एक गल्प में एम्प्टी कर देती है। पानी पीने से कंफर्ट मिलता है, लेकिन भूख कम नहीं होती। शिरो अपना लंच बॉक्स निकालता है और उसे एल्फ को देता है। एल्फ खुशी से खाती है, झूमती है और कहती है कि खाना इतना टेस्टी कि उसे लगता है कि वो हेवन जा रही है। शिरो अमेज्ड हो जाता है, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एल्फ इतने एक्सप्रेसिव होते हैं। लेकिन वो उसे बताता है कि खाना इतना अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि वो 3 दिन से भूखी थी। फिर शिरो उससे पूछता है कि उसका खाना इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया, जबकि उसके ठिकाने से ज्यादा दूर कोई गांव नहीं है। ये सवाल सुनकर एल्फ थोड़ी एम्बैरेस्ड हो जाती है और शिरो तुरंत उसे थोड़ी सी डांट देता है, कहते हुए कि नौसिखिए भी, जिन्हें कुछ पता नहीं होता, अपने साथ हमेशा लंच बॉक्स रखते हैं। एल्फ नाराज हो जाती है और झगड़ने के लिए उसके पास आती है, लेकिन शिरो तुरंत पीछे हट जाता है क्योंकि वो ओसीडी से ग्रस्त और थोड़ी रेसिस्ट है। सोचता है कि एल्फ से मिंट और स्ट्रॉबेरी जैसी स्मेल आएगी, लेकिन असल में उसकी स्मेल तो फ्रेश मैन्योर जैसी है। एल्फ उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि उसने खुद को साफ नहीं किया क्योंकि उसे कई दिनों तक बाहर कैंप करना पड़ा था। इसके बाद वो जल्दी से जाने के लिए तैयार हो जाती है, खाने के लिए शिरो का धन्यवाद करती है, लेकिन ये भी कहती है कि किसी ऐसे व्यक्ति का मजाक उड़ाना जिसे अभी अभी मिले हैं थोड़ी अनफेयर है। ये कहकर वो भाग जाती है। शिरो अपनी पहली मुलाकात के बाद थोड़ा डिसअपॉइंटेड होता है। खैर, वो फिर से सामान इकट्ठा करता है और जंगल से बाहर निकल जाता है। थोड़ी दूरी पर बीप को एक गाड़ी दिखाई देती है जो लगभग 1 मील दूर से आती हुई दिखती है और शिरो उससे काफी इंप्रेस्ड होता है। जल्दी ही गाड़ी पास आती है और शिरो देखता है कि गाड़ी एक राइनो खींच रहा है। वो लिटरली स्टंट हो जाता है। गाड़ी चला रहा व्यापारी भी उसे देखकर हैरान होता है और पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। शिरो बताता है कि वो पैदल तुरुमी गांव जा रहा है। व्यापारी गाड़ी से बाहर झांकता है और पूछता है कि क्या शिरो कोई मजिशियन है या कुछ और। शिरो थोड़ी नर्वस होकर जवाब देता है कि वो तो बस एक कलेक्टर है। ये सुनकर व्यापारी और भी इंप्रेस्ड होता है क्योंकि इस वर्ल्ड में कलेक्टर्स रेयर होते हैं। फिर वो शिरो को अपने साथ चलने के लिए इनवाइट करता है क्योंकि वे भी तुरुमी गांव जा रहे हैं। वो पूछता है कि क्या शिरो जैसे टॉल और हैवी व्यक्ति के लिए गाड़ी में सीट ठीक रहेगा, लेकिन उससे इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। शिरो उसकी ऑफर एक्सेप्ट करता है और गाड़ी में बैठ जाता है। जल्दी ही उसे पता चलता है कि बच्चे उसे इसलिए फनी पाते हैं क्योंकि वो बहुत लंबा है। शिरो परिवार को धन्यवाद देता है कि उन्होंने उसे राइड दी और वे कहते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। इस एरिया में लोग हमेशा एक दूसरे की हेल्प करते हैं। वे बहुत फ्रेंडली है और शिरो सोचता है कि शायद वे थोड़ा ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं। वो उनसे पूछता है कि अगर वो रॉबर होता तो वो क्या करते और बच्चों को डराने की कोशिश करता है, लेकिन लड़का बताता है कि वो रॉबर नहीं हो सकता क्योंकि बेल नहीं बजी। शिरो कंफ्यूज्ड होता है और फिर महिला उसे एक बेल दिखाती है जिसके अंदर एक मैजिकल क्रिस्टल है जो किसी बैड पर्सन के आसपास होने पर साउंड करती है। शिरो इंप्रेस्ड होता है और सोचता है कि वो भी ऐसा मैजिकल क्रिस्टल बना सकता है। उसे याद आता है कि उसने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया, इसलिए वो परिवार को अपने बारे में बताता है। वे भी अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति का नाम पलूम है, उसकी पत्नी एलाइजा और उनके बच्चे यूनिन और काइन। जैसे ही सब एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, बीप अचानक साउंड निकालती है और बच्चे नोटिस करते हैं कि ये साउंड शिरो की बैग से आ रही है। वे क्यूरियस होकर देखते हैं कि वो कोट के नीचे क्या छुपा रहा है। शिरो नर्वस होकर बताता है कि ये रेयर मॉन्स्टर है, इसलिए वे शॉक्ड हो सकते हैं। एलाइजा कहती है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि साहसी लोगों के साथ अक्सर मॉन्स्टर्स होते हैं। ये सुनकर शिरो को बीप को सेफली लीव करने का कॉन्फिडेंस मिलता है, लेकिन वो चेतावनी देता है कि किसी को बाइट न करे। बच्चे बीप की क्यूटनेस पर मोहित हो जाते हैं, लेकिन पेरेंट्स अमेज्ड होते हैं क्योंकि ड्रैगन वास्तव में रेयर मॉन्स्टर्स हैं। पलूम शिरो से पूछता है कि क्या वो ड्रैगन नाइट है क्योंकि उसके पास पेट ड्रैगन है। शिरो बताता है कि उसे एक ड्रैगन एग मिला और उसने उसे हैच किया। पलूम और एलाइजा के लिए ये और भी शॉकिंग है। वे कहते हैं कि ड्रैगन नाइट्स देखना रेयर है और ड्रैगन्स तो और भी रेयर। अब शिरो ड्रैगन नाइट्स के बारे में जानने के लिए क्यूरियस हो जाता है। पिछले जन्म में देखे गए एनिमे के आधार पर उसे लगता है कि वो सच में बहुत डेंजरस होंगे। जल्द ही नाइट हो जाती है और परिवार कैंप लगाने का डिसाइड करता है। शिरो लाइट क्रिएट करके मैजिकल स्टोन्स अरेंज करके पेरीमीटर में बैरियर बनाता है। वो बताता है कि मैजिकल स्टोन्स मॉन्स्टर्स को दूर रखेंगे, लेकिन अगर कुछ हुआ तो बीप उन्हें अलर्ट कर देगी। परिवार शिरो और मैजिकल स्टोन्स के बजाय बीप पर ज्यादा ट्रस्ट करता है और शिरो थोड़ा डिसअपॉइंटेड होता है। एलाइजा न अपना खाना बनाने लगती है, लेकिन शिरो कहता है कि वो खुद खाना बनाएगा। वो अपने मैजिकल पाउच से कुकिंग यूटेंसिल्स और इंग्रेडिएंट्स निकालता है, जो फैमिली के लिए एक और सरप्राइज है। फिर वो फ्रेश इंग्रेडिएंट्स से खाना बनाता है और सब उसके टेस्ट से अमेज्ड हो जाते हैं। पलूम भी इमोशनल हो जाता है क्योंकि हर दिन डिहाइड्रेटेड मीट खाने के बाद वो ऊब गया था। वो कहता है कि शिरो सच में मजिशियन है और साथ ही टेस्टिंग मजिशियन भी। सब हंसने लगते हैं और सोने से पहले नाचते गाते हैं। शिरो जो हमेशा अकेले अर्थ पर खाना खाता था, उसके लिए ये एक नया एक्सपीरियंस है।
उसे लगता है कि खाने के दौरान किसी का साथ होना वाकई प्राइसलेस है। भोर होते ही पलूम हार्नेस और गाड़ी क्लीन करने लगता है। बच्चे अपने ड्रीमी वर्ल्ड में खो जाते हैं और बीप उनके बीच बैठी रहती है। शिरो भी उठकर जमीन पर बैठता है और अपनी सिजर्स शार्पन करता है। एलाइजा सब व्यवस्थित करने के बाद गाड़ी से बाहर निकलती है और कहती है कि जो अपने टूल्स का अच्छी तरह ध्यान रखता है वो एक ट्रू एडवेंचरर बनता है। शिरो को एहसास होता है कि हाल ही में वो अपनी लाइफ का भरपूर एंजॉय कर रहा है। भले ही उसे गैदरिंग क्लास कोइंसिडेंस से मिली थी, शायद वो इसमें नेचुरली अच्छा है। जल्द ही वे अपनी जर्नी कंटिन्यू करने के लिए रेडी हो जाते हैं। इस बार शिरो पूछता है कि क्या वो थोड़ी देर के लिए रेंज संभाल लेगा। पलूम खुशी खुशी अग्री कर देता है। शिरो आगे की सीट पर पल्लूम के साथ बैठ जाता है और वे बिना किसी प्रॉब्लम के आगे बढ़ते हैं। यूनिकॉर्न बहुत इंटेलिजेंट एनिमल लगता है क्योंकि वो शिरो की हर कमांड सुनता और फॉलो करता है। बीप भी ठीक से जाग जाती है और शिरो की ओर उड़कर उसके पैरों के पास बैठ जाती है। कुछ घंटे की आसान यात्रा के बाद उन्हें आखिरकार तुरुमी गांव की पहली ग्लिम्स दिखाई देती है। जल्द ही वे मेन गेट पर पहुंच जाते हैं। शिरो वहीं उतर जाता है, जबकि पलूम और फैमिली आगे बढ़ने से पहले उसके साथ बिताए शानदार टाइम के लिए धन्यवाद देते हैं। गार्ड सोचता है कि शिरो पलूम को जानता है क्योंकि वो कहता है कि पलूम और फैमिली हमेशा अपने साथ झरना लेकर आता है। शिरो क्यूरियस होता है और गार्ड से पूछता है कि पलूम आखिर क्या करता है। गार्ड बताता है कि पलूम और फैमिली गर्म इलाकों की ओर भागते हैं क्योंकि वो प्रोफेशन में वीवर है। तो जब भी पैलम इस गांव में आता है, इसका मतलब है कि गर्म स्प्रिंग्स और गर्मियां भी आ गई हैं। गार्ड के अनुसार इन इलाकों में हाल ही में हंटिंग के लिए कम एनिमल्स आए हैं, जिससे शिरो को समझ आता है कि पैलम भोजन पाकर इतना खुश क्यों था। वो भगवान का शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसे एक स्किल कलेक्टर बनने की क्षमता दी है, क्योंकि उसे कभी भी फूड या पैसे ढूंढने की टेंशन नहीं होती। थोड़ी देर बाद शिरो उस शॉपकीपर से मिलने जाता है जिसने उसे ये टास्क दिया था, और वो उसे लूट का सारा सामान दिखाता है। शॉपकीपर एक एक करके हर चीज़ को इंस्पेक्ट करता है, लेकिन उसकी नज़र एक पत्थर पर ज़्यादा टिकती है। फिर वो शिरो की ओर मुड़ता है और पूछता है कि इसे उसने कहाँ से पाया, क्योंकि ये सिर्फ मिथ्रिल ओर नहीं बल्कि एक मैजिकल मिथ्रिल ओर है। शिरो को इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन शॉपकीपर का क्लेम है कि ये लेजेंड ही सही है। ये सुनकर शिरो थोड़ा शुक हो जाता है और पूछता है कि क्या ये एक्सपेंसिव है। शॉपकीपर उसे इस डिस्कवरी की सीरियसनेस बताता है और कहता है कि स्टोन में इमेंस अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड माना है और सिर्फ 2-3 स्टोन्स भी इस राज्य के सारे मैजिकल स्टोन्स की जगह ले सकते हैं। शिरो ये सुनकर अमेज्ड होता है, लेकिन अपनी स्पेशल स्किल रिवील नहीं करना चाहता, इसलिए वो कहता है कि उसे ये स्टोन सिर्फ रैंडमली मिला। शॉपकीपर से तुरंत बाय नहीं करता, बल्कि कहता है कि भले ही उसे ये रैंडमली मिला हो, उसके पास ज़रूर एक्सेप्शनल टैलेंट और गुड लक है। वो शिरो से कहता है कि उसका टैलेंट यहाँ वेस्टेड हो गया है और उसे बेल्कन नाम के इस गांव से अगले बिग सिटी की ओर जाना चाहिए। वहाँ उसे ऐसे लोग मिलेंगे जिनके पास इन रेयर आइटम्स के लिए पैसा होगा, और ये उसे इस दुनिया को समझने में और भी मदद करेगा। वो ये भी सजेस्ट करता है कि शिरो किसी गिल्ड में शामिल हो जाए जो उसे एडवांस लेवल नॉलेज दे सके और फ्यूचर एडवेंचर्स में उसकी मदद करेगा। उस रात शिरो अपने रूम में रिलैक्स करता है और गिल्ड और एडवेंचरर्स के बारे में और रिसर्च करने लगता है। उसे महसूस होता है कि एक एडवेंचरर होना उसके लिए वाकई फ़ायदेमंद हो सकता है, लेकिन उसे कोई हरी नहीं है। वो डिसाइड करता है कि अगला स्टेप बेल्कन के लिए निकलना और किसी गिल्ड में ज्वाइन करना होगा, लेकिन फिलहाल वो थोड़े टाइम के लिए तोरू में ही रहेगा। कुछ दिन बीत जाते हैं और शिरो उस एनिमल को जिसे उसने कुछ दिन पहले हंट किया था पूरे गांव के लिए कुक करता है। चूंकि हंटिंग कम थी, शायद सबको मीट और सैल्मोनेल का टेस्ट बहुत पसंद आता है और गांव के मिस्चीफ मेकर्स भी इसका एंजॉय करते हैं। मिशन काफ़ी सक्सेसफुल होता है। शिरो कुछ और दिन गांव में एक्सप्लोर करके आइटम्स कलेक्ट करता है, लेकिन जल्द ही आगे बढ़ने की तैयारी करता है। एक काइंड एल्डरली लेडी उसे यात्रा के लिए ढेर सारे स्पाइसेस देती है और कहती है कि गांव वाले उसे लंबे समय तक अपने पास रखना पसंद करेंगे, क्योंकि वो सब उसके आसपास रहने के आदी हो गए हैं। शिरो एक दिन बाद वापस आने का प्रॉमिस करता है, लेकिन फिलहाल उसे अपनी जर्नी कंटिन्यू करनी है ताकि वो इंश्योर कर सके कि उसके लिए पर्याप्त फूड अवेलेबल है। एल्डरली लेडी उसे होममेड फूड पैक करके देती है, क्योंकि बेल्कन की यात्रा लंबी है और लगभग 1 मंथ लग सकती है। वो कहती है कि अगर उसे कभी घर की याद आए तो इस गांव में वापस आ जाना। शिरो अपने रूम में जाते हुए धन्यवाद देता है। वो बी को कल की लंबी जर्नी के लिए सुला देता है और रात के लिए प्रिपेयर होने ही वाला था कि उसे याद आता है कि गांव ने उसके साथ कितना अच्छा बिहेव किया है, बदले में उसे भी कुछ देना चाहिए। ये सोचकर वो बेड से उठता है और टेबल की ओर जाता है, जहां उसकी नज़र लैंटर्न और मैजिकल मिथ्रिल स्टोन पर पड़ती है। शिरो सोचता है कि गांव के गार्ड्स को दिन रात बाहर रहना पड़ता है ताकि कोई मॉन्स्टर गांव में ना घुसाए, इसलिए वो अपनी क्रिएटिविटी और मैजिकल मिथ्रिल स्टोन की पावर का यूज़ करता है और लैंटर्न में एक नई मैजिकल डिवाइस इंटीग्रेट कर देता है। अगली सुबह जब वो डिपार्चर के लिए रेडी होता है तो पूरा गांव उसे विदा करने आता है। शिरो को एहसास होता है कि ये छोटा सा गांव अब उसका रियल होम बन गया है, जहां वो ज़रूर वापस आएगा, इसलिए वो अपनी बनाई मैजिकल डिवाइस गांव वालों को देता है। वो गार्ड से कहता है कि ये डिवाइस उनके चारों ओर मैजिकल बैरियर बनाएगा जो किसी भी हार्मफुल मॉन्स्टर से उन्हें बचाएगा।
गांव इस अद्भुत गिफ्ट के लिए बहुत ग्रेटफुल है, लेकिन शॉपकीपर डिवाइस को होल्ड करके इंस्पेक्ट करता है और शीरो से पूछता है कि क्या इसमें मैजिकल मिथल स्टोन यूज़ किया है। वो नीचे का पार्ट खोलता है और स्टोन वहीं देखता है, लेकिन इससे पहले कि वो खुद स्टोन अपने पास लेने की कोशिश करे, शीरो कहता है कि ये गाँव के लिए रहे। पूरा गाँव उसे फेयरवेल देता है क्योंकि उसकी जर्नी फाइनली नए एडवेंचर्स के लिए रीस्टार्ट हो रही है। ठंडी मॉर्निंग ब्रीज उसके फेस पर खिली हुई है, वो ओपन फील्ड्स में मूव कर रहा है और इस ब्यूटीफुल डे का एंजॉय कर रहा है। तभी अचानक उसका सामने एक जायंट क्रैब मॉन्स्टर से होता है। पहले तो शीरो थोड़ा डर जाता है, लेकिन वो क्रैब के स्टैट्स देखता है और देखता है कि ये सी रैंक मॉन्स्टर है, मतलब इससे हैंडल करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। वो ये भी नोटिस करता है कि क्रैब एडिबल है, जिससे उसके मुंह में पानी आ जाता है और वो बी को बताता है कि क्रैब मीट वाकई डिलीशियस है। शीरो लड़ाई के लिए रेडी होता है और अपनी बॉडी को हार्ड करने के लिए मैजिक यूज करता है, लेकिन इससे पहले कि वो अटैक कर पाए, बी सुपरसोनिक ब्लास्ट का यूज करती है, जिससे क्रैब तुरंत गिर जाता है। इससे पहले कि वो और डैमेज करे, 2 और क्रैब्स उसके आसपास अपीयर होते हैं। शीरो क्विकली प्लान बनाता है, ये सोचकर कि क्रैब सिर्फ साइडवेज ही मूव कर सकते हैं और वो इसे अपने एडवांटेज के लिए यूज करता है। लेकिन उसे शॉक होता है जब क्रैब्स अचानक उसकी ओर रश करते हैं। अटैक को अवॉइड करने का कोई टाइम ना होने पर वो सोचता है कि क्या उसकी जर्नी यही खत्म हो जाएगी, लेकिन लकीली बी उसकी तरह हेल्पलेस नहीं है और उसे हवा में उठाती है, जबकि दोनों क्रैब्स आपस में कोलाइड करके इमीडिएटली मर जाते हैं। खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है क्योंकि पहला क्रैब फिर से उठकर उसकी ओर आता है। इस बार शीरो बेटर प्रिपेयर करता है और होम रन स्टाइल अपनी स्टाफ निकालकर क्रैब को इंस्टेंटली डिफीट कर देता है। उस इवनिंग वो एक शानदार डिनर की तैयारी करते हैं। शीरो अपने मैजिक से हाथ मजबूत करता है, क्रैब की लेग्स काटकर एक पॉट में डालता है और थिक स्ट्यू बनाने के लिए उसमें पानी और स्पाइसेस मिलाता है। मीट कुक होने के बाद वे फर्स्ट बाइट इस नए वर्ल्ड में एंजॉय करते हैं। टेस्ट को एंजॉय करते हुए शीरो इंटरनली खुश होता है और बी को बताता है कि वो कितना अमेजिंग फील कर रहा है और वो अपनी आगे की एडवेंचर्स का इंतजार नहीं कर सकता, ताकि वे इस अद्भुत दुनिया के और भी स्वाद चख सकें। जाहिर है गांव वाले थोड़े नाइव थे, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि उसे बेल्किन सिटी पहुंचने में 1 महीना भी नहीं लगा होगा, जो कि एक तरफ पानी से घिरा विशाल प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर जैसा है। वह सिटी में प्रवेश करने के लिए दूसरे फार्मर्स के साथ लाइन में लग जाता है, लेकिन ये महसूस करते हुए कि वो थोड़ी अलग दिख सकता है, वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके अपने मैजिकल बैग को नॉर्मल बना देता है और बी को कुछ देर के लिए छिप जाने के लिए कहता है। जल्द ही उसे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट बुलाता है, जहां से उसके सामान और आईडी वेरीफाई करता है, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि वो कोई टावर गिराने नहीं आया है। हालांकि वो काफ़ी रिलैक्स लगते हैं, क्योंकि वो बस एक सिंपल मैजिकल स्कैन करते हैं और चेक करते हैं कि उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। एक महिला उसका बैग इंस्पेक्ट करती है, लेकिन उसे कुछ भी अनयूजुअल नहीं मिलता। शीरो ये जानने में क्यूरियस है कि उसके स्टैट्स दूसरों को कैसे दिखाई देते हैं, लेकिन उसे एहसास होता है कि वो नॉर्मल ही दिखेंगे, क्योंकि भगवान ने ये इंश्योर किया है कि वो किसी ऑकवर्ड थंब की तरह नजर ना आए। वो आदमी शीरो को बताता है कि सब कुछ क्लीन लग रहा है, लेकिन उसे ड्रैगन का एक स्पेशल ब्लेसिंग मिला है जो थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है। शीरो डिसाइड करता है कि वो ट्रूथ बताएगा और बी को उनके सामने दिखाता है, जो इंस्टेंटली उसकी क्यूट फॉर्म से इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। लेकिन से एजेंट शीरो को ड्रैगन पर एक टैग लगाने को कहता है, क्योंकि वो अनआइडेंटिफाइड मैजिकल थ्रेड्स इधर उधर रोम नहीं करवा सकते। शीरो अपने पास मौजूद ब्रेसलेट का इस्तेमाल करके बी की टेल में बांध देता है और इस तरह उनका इमिग्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है और सिटी में उनका स्वागत होता है। वो तुरंत ही सिटी की हसल बसल से इम्प्रेस्ड होता है, जहां हर जाति के लोग अपने गोल्स की तरफ बढ़ रहे हैं, मार्केट में शॉपिंग कर रहे हैं, आर्मर खरीद रहे हैं और ट्रेनिंग सेंटर्स की ओर जा रहे हैं। शीरो अमेज्ड होकर इधर उधर देखता है, फिर कुछ डिस्टेंस पर गिल्ड हॉल की नज़र पड़ती है। वो सीधे एडवेंचरस गिल्ड की ओर बढ़ता है और हॉल में प्रवेश करता है, जहां हर तरह के वॉरियर्स और मेजेस से भरी एक वाइब्रेंट जगह उसे दिखाई देती है। अचानक उसके पास एक रैबिट गर्ल सेनपाई आर्या आती है, जो गिल्ड में उसका स्वागत करती है और पूछती है कि क्या वो यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहता है। शीरो नॉट करता है और उसके पीछे डेस्क तक जाता है, जहां आर्या उसकी सारी इन्फो एंटर करती है और पूछती है कि क्या उसे पहले कोई बैटल एक्सपीरियंस है। शीरो जवाब देता है कि ज़्यादा नहीं, लेकिन उसने कुछ वियर्ड बर्ड्स, स्नेक वुल्व्स और जायंट क्रैब्स के साथ फाइट की है। आर्या थोड़ा कंफ्यूज दिखती है और पूछती है कि क्या उसके पास इसका कोई प्रूफ है। शीरो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट अपनी डॉर्मन की पॉकेट से एक पूरा डेड क्रैब निकालता है और उसे डेस्क पर फेंक देता है, जिससे क्रैब उसकी वेट से क्रश हो जाता है। आर्या डर कर बाहर भाग जाती है और गिल्ड के सभी लोग क्यूरियस होकर इकट्ठा हो जाते हैं कि क्या हुआ। वहां मौजूद फरीज में से एक अपनी स्पेशल स्किल का इस्तेमाल करके शीरो को रोकता है और आर्या से कहता है कि उसे काम होना चाहिए, क्योंकि शीरो कोई डेंजरस पर्सन नहीं लगता। शीरो थोड़ा पजल्ड होता है, लेकिन फरी उसे समझाता है कि उसके पास एक स्पेशल एबिलिटी है जिससे वो हर व्यक्ति का इंटेंट जान सकता है। अगर वो रेड दिखा मतलब ट्रबल शुरू करना चाहता है, लेकिन क्योंकि वो ब्लू निकला तो कोई प्रॉब्लम नहीं। शीरो थोड़ा रिलीव्ड होता है, लेकिन फरी पूछता है कि आखिर वो डेड क्रैब कैरी क्यों कर रहा है। शीरो जवाब देता है कि ऑब्वियसली वो इसे खाने वाला है, क्योंकि केवल एक फूल ही अच्छे क्रैब मीट को वेस्ट करेगा। इससे गिल्ड मेंबर्स थोड़ा अनॉयड हो जाते हैं, क्योंकि लगता है कि इस वर्ल्ड के लोग क्रैब नहीं खाते, लेकिन ये मैटर इतना क्रिटिकल नहीं है और वो उसे अपनी मर्जी से जीने देते हैं। फिर फरी आर्या से कहता है कि उसका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर देना चाहिए।
वो शीरो से पूछता है कि क्या उसका कोई कंपेनियन है, और शीरो जवाब देता है कि फिलहाल उसका एकमात्र कंपेनियन उसकी ड्रैगन बी है। ये देखकर सभी स्पेक्टेटर्स जेन्युइनली अमेज हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में इतने रेयर ड्रैगन्स नहीं देखे। एक पर्सन के लिए कलेक्टर होना, जो अपने आप में एक रेयर क्लास है, और फिर एक अल्ट्रा रेयर क्रीचर का होना लगभग इम्पॉसिबल है। लेकिन शीरो यही करता है। जैसे ही कुछ गिल्ड मेंबर्स उसे अपनी पार्टीज में इन्वाइट करने लगते हैं, वो इंस्टेंटली सबका अटेंशन अट्रैक्ट करने लगता है। आर्या डिसाइड करती है कि वो उसे थोड़ी प्राइवेसी देने के लिए अगले रूम में ले जाए, लेकिन जब शीरो डेस्क के नीचे कोई शॉर्टकट होप कर रहा था, उसे बस इस एप्लीकेशन पर गिल्ड का सील मिलता है, जिससे कंफर्म हो जाता है कि वो एक रियल एडवेंचरर है। इसके साथ ही उसका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है और आर्या उसे एक कॉपर ब्रेसलेट देती है जो उसकी रैंक F दर्शाता है, जहां से हर नया मेंबर स्टार्ट करता है। शीरो को इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि अब वो उन सभी अमेजिंग एडवेंचर्स की कल्पना करने लगता है जो उसे करने को मिलेंगे। शीरो को सिटी में आए हैं मुश्किल से आधा महीना ही हुआ है, और वो पहले ही सबका फेवरेट बन चुका है। वो लगातार हाई क्वालिटी आइटम्स लाता है जो बहुत जल्दी सेल हो जाते हैं, जिससे वो सिटी का बेस्ट कलेक्टर बन जाता है। इसके रिजल्ट में उसे और भी जॉब्स मिलते हैं, जहां कस्टमर्स उसे स्पेशली बुलाते हैं, क्योंकि वो कोई एक्स्ट्रा फी नहीं लेता, बल्कि उन्हें उनके पैसे के वर्थ चीजें देता है। वो फिर गिल्ड में वापस लौटता है और माइक टाइसन से मिले मैजिकल मशरूम्स का फ्रेश बैच सबमिट करता है। डेस्क के पीछे बैठा बीस्टमैन मशरूम्स इंस्पेक्ट कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि माइक सिर्फ बेस्ट मशरूम्स पसंद करता है, वरना किसी का ईयर काट देगा। लेकिन शीरो के साथ उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमेशा परफेक्ट होते हैं। इससे पहले कि वो शीरो को पैसे दे पाए, आर्या फिर कई टास्क के साथ रूम में आती है और कहती है कि उन्हें बहुत सारे ऑर्डर्स मिले हैं, जिसमें शीरो को कलेक्टर के रूप में बुलाया गया है। शीरो अपने हाथों में ढेर सारे क्वेस्ट्स देखकर कहता है कि सब एक साथ नहीं कर सकता, तो वो आधे ले लेता है और बाकी आधे आर्या के पास सुरक्षित रख देता है। सब कंप्लीट करके शीरो डिसाइड करता है कि थोड़ा रिलैक्स करेगा और बाथ हाउस की ओर जाता है, ताकि एक सूदिंग हॉट बाथ ले सके, जो उसके बॉडी पेन को पूरी तरह डिसॉल्व कर देता है। वो राहत की सांस लेता है, क्योंकि वार्म वाटर उसके मसल्स को लवर्स किस की तरह सूद कर रहा है, और बीबी बिना टेंशन वाटर में फ्लोट करते हुए एंजॉय कर रही है। शीरो को याद आता है कि जब वो पहली बार यहाँ आया था, बाथ वाटर कितना डिस्गस्टिंग और डर्टी हुआ करता था, लेकिन अपनी मैजिक की मदद से वो कुछ क्लीन हॉट वाटर रिसाइकल करके गिल्ड के लोगों को एक गिफ्ट दे पाता है। उसके थॉट्स तभी कट होते हैं जब क्ले नाम का सिल्वर स्केल डिजर्ट लाइक गाय बाथ हाउस में एंटर करता है और शीरो को ग्रीट करता है, उसका हालचाल पूछता है। शीरो जवाब देता है कि वो ठीक है, लेकिन फिर क्यूरियस होकर पूछता है कि वो यहाँ क्यों आया है, क्योंकि वो यूजुअली इस टाइम किसी थ्रिलिंग एडवेंचर पर होता है। क्ले शीरो के बगल में बाथटब में जाता है और कहता है कि नॉर्मली वो इस समय यहाँ नहीं होता, लेकिन उसके पुराने स्कार्स फिर से उभर आए हैं और उन्हें बहुत इरिटेशन दे रहे हैं, इसलिए वो यहाँ वार्म वाटर में थोड़ा आराम पाने आया है। फिर वो शीरो की ओर मुड़ता है और विस्पर करता है कि उसने रिसेंटली कुछ रूमर्स सुनी हैं कि शीरो हीलिंग मैजिक यूज़ कर सकता है, क्योंकि उसने एक गरीब सिख आदमी को ठीक किया था जो झुग्गी झोपड़ी में रहता था। शीरो बस मुस्कुराता है और रिप्लाई करता है कि उसने बस वही दोहराया है जो उसने पहले एक बार देखा था। क्ले फिर पूछता है कि क्या उसने उस आदमी से कोई पेमेंट लिया, लेकिन उसे पहले से ही पता था कि शीरो उससे कुछ नहीं लेगा। वो कहता है कि अगर शीरो चाहे तो अपने हीलिंग मैजिक से लोगों का इलाज करके बहुत पैसा कमा सकता है, क्योंकि डॉक्टर्स की हमेशा डिमांड रहती है। लेकिन शीरो सोचता है कि शायद हाई फी वाले हीलर्स उससे जेलस हो जाएंगे और उसे डिसलाइक करने लगेंगे। क्ले हंसते हुए पूछता है कि क्या शीरो को अपनी रैंक बढ़ाने का नोटिस मिला है, लेकिन शीरो रिप्लाई करता है कि वो अभी जैसे है उससे खुश है और ज़रूरी नहीं है कि रैंक इंक्रीज़ करे, क्योंकि वो स्पॉटलाइट में नहीं रहना चाहता। क्ले कहता है कि अगर वो इसी तरह काम करता रहा तो वो और भी ज़्यादा अटेंशन में आएगा और शायद कुछ एनिमीज़ बन जाएंगे जो उसे ख़त्म करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये एडवाइस सुनकर क्ले नहाने के बाद उठता है और बाहर चला जाता है। शीरो आराम से नहाकर बाथ हाउस छोड़ता है और रिसेप्शन के पास जाता है, जहाँ उसे उसके काम के पैसे मिलते हैं। बी कुछ क्रैकर्स एंजॉय कर रही होती है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट फिर से पूछती है कि शीरो अपनी रैंक कब बढ़ाने वाला है। शीरो मुस्कुराता है और कहता है कि उसे अभी कुछ स्किल्स में मास्टरी हासिल करनी है, तभी वो रैंक बढ़ाने के बारे में सोच पाएगा। वो जानता है कि अगर वो हायर रैंक लेता तो गिल्ड उसके लिए हाई पेइंग जॉब्स अरेंज कर सकता था, जो उसकी और गिल्ड दोनों के लिए गुड होता। लेकिन अभी वो एक परफेक्ट पोजीशन में है, जहां उसे अपनी पर्सनल फ्रीडम कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना पेमेंट मिल रही है। जैसे ही वो अपने रूम की तरफ जा रहा था, एक मैसेंजर गिल्ड में दौड़ता हुआ आता है और अनाउंस करता है कि सिटी पर घोस्ट्स के एक होर्ड ने अटैक करने की कोशिश की है। तुरंत पूरा गिल्ड एक्टिवेट हो जाता है, वॉरियर्स को समन किया जाता है, उनके आर्मर और शील्ड्स रेडी किए जाते हैं और गिल्ड मास्टर स्काउट से पूछता है कि सिटी में अभी कौन से ए रैंक एडवेंचरर्स अवेलेबल हैं। छोटी माउस लाइक गर्ल रिप्लाई करती है कि करंटली केवल क्ले अवेलेबल है, बाकी पहले से ही मिशंस पर हैं। क्ले तुरंत फ़ोन उठाता है और अनाउंस करता है कि डी और उससे ऊपर रैंक वाले सभी एडवेंचरर्स को इस बैटल में पार्टिसिपेट करना होगा। शीरो तबाही बढ़ती देखता है, लेकिन डिसाइड करता है कि फिलहाल ये उसकी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो अभी भी रैंक F है। लेकिन गिल्ड मास्टर खुद शीरो को कॉल करता है और कहता है कि उनकी हेल्प चाहिए।
गिल्ड मास्टर रिवील करता है कि गॉब्लिन्स शायद वेस्टर्न साइड से अटैक करेंगे और मेन गेट तोड़ने की कोशिश करेंगे, इसलिए सिटी डिफेंड करने का बेस्ट तरीका होगा कि उन्हें ब्रिज तक जाने से रोक दिया जाए। पूरा गिल्ड इंस्टेंटेनियसली रेडी हो जाता है। वॉरियर्स अपनी स्वॉर्ड्स निकालते हैं, जिससे शिरो को लगता है कि ये सब लोग रियल जोकर्स हैं जो एक्साइटमेंट में ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, जबकि वो थोड़ा चिल्ड है, सिपिंग ऑन हिज ओट मिल्क मच्चा लाटे। अचानक उसके बगल में खड़े दो गूफी थग्स उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और चेतावनी देते हैं कि उनके रास्ते में मत आना वरना क्रश हो जाएगा। इससे पहले कि शिरो कोई विटी रिमार्क करे, गिल्ड मास्टर उन्हें बीच में रोक देता है और शिरो से पूछता है कि क्या वो वही गैदरर है जिसके बारे में उसने सुना है। गिल्ड मास्टर बताता है कि कुछ गिल्ड मेंबर्स उसकी अनकंडीशनल प्रेज कर रहे हैं, इसलिए ग्रिट गिल्ड मास्टर उसे टेस्ट करने का डिसाइड करता है कि वो रियल है या नहीं। ग्रिट इम्प्रेस्ड है कि शिरो उन रेयर लोगों में से है जो डरते नहीं। वो माउस म्यू को अपने पास छोड़ देता है और बाकी दो रूथलेस माइस को साथ ले जाता है। म्यू शिरो की ओर देखती है और अपोलोजाइज करती है, क्योंकि यूजुअली एफ रैंक एडवेंचरर्स ऐसे इवेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन ग्रिट ने श्योरली उसमें कुछ देखा होगा तभी उसे फाइट में अलाउ किया गया है। ऐसा लगता है कि म्यू के लिए भी ये उसका फर्स्ट रियल बैटल है और बैटलफील्ड में रियल एनिमीज देखने का थॉट उसे एक्सट्रीमली एक्साइटेड कर देता है। लेकिन एक्साइटमेंट जल्दी ही फियर में बदल जाता है, क्योंकि वो अटैक के डर से लगातार ट्रेम्बल करती रहती है। वो छोटे बर्ड से बार बार डरती है और शिरो से टाइट हग लेती है उसे बचाने के लिए। शिरो रियलाइज़ करता है कि अगर वो कंटिन्यूसली उसके एक्शंस इंटरफेयर करने देगी तो रियल बैटल में बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए वो उसे अभी काम रहने के लिए कहता है। वो कहता है कि बस इंजर्ड एडवेंचरर्स को हील करने पर फोकस करो और ये अपने आप में बहुत हेल्पफुल होगा। धीरे धीरे म्यू थोड़ा काम होती है और फाइनली रोना बंद कर देती है और इंजर्ड की हेल्प के लिए कैंप की तरफ भाग जाती है। क्ले की हंसी शिरो को थोड़ा सरप्राइज कर देती है, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो वहीं होगा। वे बातचीत शुरू करते हैं और शिरो तुरंत पूछता है कि वो फ्रंट लाइन में क्यों नहीं है, जबकि वो उनके टॉप फाइटर्स में से एक है। क्ले कहता है कि उसके ओल्ड स्कार्स अभी भी बहुत दर्द दे रहे हैं। शिरो बिना हेजिटेशन के निशान के एग्जैक्ट स्पॉट पॉइंट करता है, जिससे क्ले थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। क्ले पूछता है कि क्या उसे लगता है कि ये स्कार्स उसे फ्ली करते समय लगी होंगी, क्योंकि स्कार्स उसकी बैक पर हैं। शिरो हेसिटेट करता है और समझाता है कि वो जानता है कि क्ले कभी एनिमी से नहीं भागेगा। ये वूंड्स शायद उसे किसी एक्सट्रीमली क्लोज पर्सन को प्रोटेक्ट करते हुए लगी होंगी। शिरो कहता है कि ये स्कार्स ब्रेवरी का प्रूफ हैं कि क्ले ने अपनी लाइफ रिस्क में डालकर किसी को बचाया और फिर भी वो बैटलफील्ड में किसी की हेल्प के लिए रेडी है। लेकिन उनकी बातचीत बीच में कट होती है, क्योंकि क्ले कुछ डिस्टेंस पर डस्ट क्लाउड देखता है और उसका फेस सडनली फियर में ट्विस्ट हो जाता है। उसे रियलाइज होता है कि गिल्ड मास्टर की स्ट्रक्चर फेल हो गई होगी और गॉब्लिन्स ऑलरेडी इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं। क्ले तुरंत स्पीयर उठाता है और फाइट के लिए रेडी हो जाता है। शिरो उसे रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि वुंड्स अभी भी पेनफुल हैं, लेकिन क्ले कहता है कि आज उसे कुछ नए फ्रेंड्स को बचाना है और वो एडवांसिंग एनिमीज की तरफ भाग जाता है। शिरो डीप ब्रेथ लेता है, अपनी मैजिकल स्टाफ निकालता है और उस टेंट के चारों तरफ प्रोटेक्टिव सर्कल बना देता है जहां इंजर्ड एडवेंचरर्स को ट्रीट किया जा रहा है। शिरो बिना एक सेकंड गंवाए अपनी फुल स्पीड में बैटलफील्ड की तरफ दौड़ पड़ता है। वहां पहुंचते ही उसे कुछ घायल एडवेंचरर्स दिखते हैं जो चारों तरफ से गॉब्लिनों से घिर चुके थे। वही दो बदमाश भी जिन्होंने पहले शिरो को धमकाने की कोशिश की थी, अब जान पर खेलकर दुश्मनों को रोकने में लगे हुए थे। लेकिन कई गॉब्लिन्स उनकी लाइन तोड़कर सीधा शहर की ओर भाग निकलते हैं। शिरो साफ समझ जाता है कि इन्हें यूं भागने देना ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए वो एक डीप ब्रेथ लेकर अपने मैजिक से शरीर को हार्डन करता है और अगली ही पल एक जोरदार पंच सीधे गॉब्लिन के चेहरे पर जड़ देता है। उसे जल्दी ये महसूस होता है कि ये गॉब्लिन्स पहले मिले कमजोर दुश्मनों की तरह नहीं है, ये काफी ज्यादा पावर में है। इसलिए वो तुरंत बी को बुलाता है। बी भी बिना देर किए उसके कंधे से कूदकर पूरे एरिया में मौजूद हर गॉब्लिन को उठा उठाकर पटक देती है, उन्हें पल भर में जमीन छटा देती है। बाकी एडवेंचरर्स उसकी मदद के लिए इसका शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं कि सब कुछ एज प्लान चल रहा था। लेकिन तभी अचानक एक हाई रैंक्ड गॉब्लिन सार्जेंट प्रकट होता है, जो मोमेंट्स में पूरी फ्रंट लाइन को चीर कर रख देता है। वो सिर्फ क्ले की वजह से पीछे हट पाए थे और अब तक टिके हुए थे। शिरो को तुरंत लगता है कि क्ले खतरे में हो सकता है। वो बिना सोचे जंगल की तरफ दौड़ता है और क्ले को भूतों के झुंड से लड़ते हुए पाता है, जो लगातार उस पर टूट पड़ रहे थे। क्ले उन्हें एक एक करके खत्म तो कर रहा था, लेकिन उसके जख्म फिर से जलने लगे थे, इतने कि उसके घुटने दर्द से जवाब देने लगे थे। और जैसे ही वो एक सेकंड के लिए कमजोर पड़ा, 3 भूत उस पर झपटने वाले थे। तभी शिरो बीच में कूदता है और सब कुछ चौंकाते हुए क्ले की जान बचा लेता है। लेकिन दोनों राहत भी नहीं ले पाते कि पीछे से एक और भूत छलांग लगाकर उन पर टूट पड़ता है। वे जैसे तैसे उसके वार से बचते हैं, लेकिन धीरे धीरे चारों तरफ से फिर से घिर जाते हैं। क्ले शिरो से कहता है कि वो यहाँ से निकल जाए, वो खुद उन्हें रोक लेगा। लेकिन शिरो इस बार कुछ नया ट्राई करने का फैसला करता है। बी एक साथ दर्जनों गॉब्लिन्स को शॉक दे देती है, जिससे बैटलफील्ड में पूरा कंफ्यूजन फैल जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर शिरो गुफा में मिली मैनाफील्ड लेक का पानी निकालता है और क्ले पर छिड़कता है। फिर एक मैजिक स्पेल चैंट करता है और फिर कुछ अनइमेजिनेबल होता है। क्ले की पीठ का पुराना घाव एक ही पल में हील हो जाता है और वो काइजू नंबर 8 जैसे हाफ ड्रैगन फॉर्म में बदल जाता है। उसके बाद क्ले अकेले ही हर एक गॉब्लिन को लिटरली मिटा देता है। जब तक बारिश रुकती है, बैटलफील्ड पर सिर्फ वो शख्स खड़ा रह जाता है।
गिल्ड मास्टर भी वहीं पहुंचता है और शीरो को उसकी इनक्रेडिबल मदद के लिए धन्यवाद देता है और वादा करता है कि वो उसे प्रॉपर रिवॉर्ड देगा। उस शाम क्ले शीरो के कमरे में आता है। अब वो नॉर्मल रूप में वापस आ गया है। वो पूछता है कि आखिर वो पानी था क्या। शीरो बताता है कि वो किसी एंशिएंट ड्रैगन की लेयर वाली मैना लेक का पानी था। क्ले आधी हंसी आधा दुख में कह देता है कि उसके एंसेस्टर्स कभी ड्रैगन्स थे, लेकिन आज वो बस एक लिजर्ड स्पीशीज होकर रह गया है। लेकिन शीरो की वजह से वो फिर से अपने आधे ड्रैगन के रूप में पहुंच सका। वो ये मानता है कि उसे उस रूप से डर लगता है। उसे लगता है कि शायद वो खुद पर कंट्रोल खो देगा और आसपास सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन शीरो से शांत रहने को कहता है और बताता है कि वो इतना कमजोर नहीं है। इसी बीच क्ले अचानक गंभीर हो जाता है और पूछता है, शीरो तुम असल में हो कौन? शीरो थोड़ा रुककर आखिरकार सच बोल देता है कि दूसरी दुनिया में मरने के बाद उसका इस दुनिया में पुनर्जन्म हुआ है। क्ले के लिए सब एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो कुछ उसने अपनी आंखों से देख लिया है उसके बाद वो कुछ भी मुमकिन मानने को तैयार है। रात दोनों अपने अपने बिस्तर पर लौट जाते हैं। अगली सुबह शीरो जल्दी उठ जाता है और कैजुअली शहर में घूमने निकलता है। तभी उसकी नज़र एक दुकान पर पड़ती है जहाँ अलग अलग तरह की चीज़ें रखी हैं। जब दुकान वाली लड़की दुकान खोलती है, वो खिड़की के पास खड़े शीरो से पूछती है कि क्या उसे कोई वेपन या एंशिएंट आर्टिफैक्ट चाहिए। शीरो तुरंत पूछता है कि क्या उसके पास कलेक्टिंग सिजर्स हैं। वो हंसकर कहती है कि उसकी दुकान में ऐसा कुछ स्टॉक में नहीं होता, लेकिन वो तुरंत पहचान जाती है कि यही वो नई कलेक्टर है जिसकी बातें इन दिनों हर जगह हो रही हैं। वो कहती है कि वो उसके लिए हाई क्वालिटी सिजर्स मंगवा सकती है। वो फरी सा क्रीचर अपना नाम रिबल बताता है और समझाता है कि उनका मास्टर ब्लैकस्मिथ बहुत बड़ा उस्ताद है जो किसी भी तरह का टूल बना सकता है, लेकिन सिजर्स बनवाने के लिए शीरो को कुछ खास चीज़ें लानी होंगी। शीरो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए रिबल उसे दुकान के अंदर ले जाता है। वो 3 ब्लैकस्मिथ्स को लाल गर्म लोहे पर हथौड़ा चलाते देखता है और रिबल बताता है कि उसे उनके काम का वो रिदम बेहद पसंद है। फिर रिबल उसे ओनर के पास ले जाता है, एक गुस्सैल रूखा बूढ़ा ड्वार्फ। वो उसका परिचय कराता है और सुझाव देता है कि शीरो उनके लिए इल्ड्रा ओर ला सकता है, जिसकी उन्हें आने वाले सॉर्ड फॉर्जिंग टूर्नामेंट के लिए अर्जेंटली ज़रूरत है। बूढ़ा ड्वार्फ चिढ़कर कहता है कि वो किसी रैंडम कलेक्टर को इतनी डेंजरस माइंड्स में नहीं भेज सकता। रिबल उसे आर्ग्यू करता है कि उन्हें एक मौका देना चाहिए। दोनों की लड़ाई बढ़ती जाती है और आखिरकार रिबल उसकी बियर्ड पकड़कर खींच देता है और कहता है कि वे आधी बनी तलवार से कंपटीशन नहीं जीत सकते। बूढ़ा ड्वार्फ गुस्से में चिल्लाता है कि खदान अभी बहुत डेंजरस है क्योंकि वहाँ मॉन्स्टर्स की रिपोर्ट आ रही हैं। वो कहता है कि कस्टमर्स की सेफ्टी उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, इसलिए वो शीरो को रुहाई माइंड्स में नहीं भेज सकता। रिबल उसकी बातें सुनकर इमोशनल हो जाता है कि बूढ़ा अपने कस्टमर्स की इतनी परवाह करता है और शीरो से टाइम वेस्ट करने के लिए माफ़ी मांगता है। लेकिन तभी शीरो टेबल पर कुकीज़ रखता है और मास्टर ब्लैकस्मिथ से पूछता है कि अगर वो खदान से इल्ड्रा और ले आए तो क्या वो उसके लिए सिजर्स बना देगा। बूढ़ा ड्वार्फ डर जाता है क्योंकि वो किसी की मौत का जिम्मेदार नहीं बनना चाहता, लेकिन शीरो कामली कहता है कि वो खुद को प्रोटेक्ट करने में बिल्कुल केपेबल है। वो अपनी जेब से एक क्रैब क्लॉ निकालता है, जिसे देखकर ड्वार्फ समझ जाता है कि वो बी रैंक मॉन्स्टर का पंजा है और यही देख शीरो को माइंस में जाने की अनुमति दे देता है। अगले दिन शीरो एक गाड़ी में बैठकर बाकी एडवेंचरर्स के साथ रुहाई माइंस की तरफ रवाना होता है। बी एक्साइटमेंट में पूरे रास्ते नाचती रहती है। दूसरे एडवेंचरर्स रास्ते में डिस्कस करते हैं कि हाल ही में इस इलाके में काफ़ी वियर्ड चीज़ें हो रही हैं। पौधे अचानक सूख रहे हैं, जंगलों से अजीब आवाज़ें आ रही हैं। शीरो को एक पल को शक आता है कि कहीं इसका कनेक्शन उसके आने से तो नहीं, लेकिन वो इस थॉट को दिमाग से हटा देता है। गाड़ी से उतरते ही वो एक घोड़े के व्यापारी के पास से गुजरता है और मन ही मन सोचता है कि वो कभी एक घोड़ा खरीदना चाहेगा। तभी उसे एक बहुत फेमिलियर चीख सुनाई देती है। कोई व्यापारी पर चीखे जा रहा था कि उसने गलत घोड़ा लाकर दिया है, और आवाज़ सुनते ही शीरो समझ जाता है ये वही बेवकूफ़ एल्फ है जिसे उसने पहले जंगल में बचाया था। वो डीलर से चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि उसने एक वाइट सुपर स्ट्रॉन्ग हॉर्स ऑर्डर किया था जो इतनी स्पीड से दौड़ सके कि उड़ने जैसा लगे। हालांकि मर्चेंट उसे एक जाइंट वाइट बर्ड पकड़ा कर दे देता है और एल्फ उसे देखते ही साफ मना कर देती है। घोड़े वाला व्यापारी समझाता है कि इस रीजन में वो लोग काफी इंक्लूसिव हैं। यहाँ कोई भी क्रीचर जो सामान उठा सके उसे घोड़ा बोल देते हैं। स्पीशीज मैटर ही नहीं करती। ये सुनकर एल्फ गर्ल को खुद समझ आता है कि घोड़ों की दुकान में घोड़ा ढूंढना उसी की गलती थी। वो माफी मांगती है कि उसने अपना ऑर्डर इतनी क्लियर वर्ड्स में लिखा ही नहीं था, क्योंकि असल में उसे एक पेगासस चाहिए था। व्यापारी बताता है कि इतना रेयर क्रीचर सिर्फ ड्वार्विन किंगडम में ही मिलता है। शीरो दूर खड़ा सारी बातचीत सुन लेता है, क्योंकि वो उस क्रेजी लड़की के झमेले में फिर नहीं फंसना चाहता। लेकिन दोनों की डेस्टिनेशन लगभग सेम ही होती है। वो डिसाइड करता है कि पहले थोड़ा सामान कलेक्ट कर ले और तुरंत जंगल में जाकर कुछ मशरूम्स और फ्लावर्स उठाने लगता है। फूल तोड़ते हुए अचानक उसे एक लाउड रोर सुनाई देती है, लेकिन इस बार उसे इंस्टेंटली समझ आ जाता है कि ये किसी मॉन्स्टर की आवाज नहीं है। वो साउंड को फॉलो करता है और पाता है कि वही एल्फ वुमेन एक बार फिर भूख से गिर पड़ी है। शीरो उसे पानी और खाना देता है और मन ही मन सोचता है कि उसकी इंटेलिजेंस शायद उल्टी दिशा में बहुत तेज काम करती है, तभी वो पिछली बार से कुछ नहीं सीखी। खाना खत्म करते ही एल्फ की एनर्जी वापस लौट आती है और वो खड़े होकर शीरो को थैंक्स कहने लगती है। लेकिन शीरो उसकी तीखी बदबू से परेशान हो जाता है और बिना सोचे समझी उस पर क्लेंजिंग मैजिक कर देता है। एल्फ इसे देखकर प्लेजेंटली शॉक्ड हो जाती है और पूछती है कि शीरो ने अभी किया क्या है। शीरो कहता है कि उसने बस उसे क्लीन करने के लिए स्पेल यूज किया था, क्योंकि वो अपनी एल्फ रेस की रेपुटेशन खराब कर रही थी।
तभी एल्फ अपना नाम वेल बताती है और शिरो को 2 बार बचाने के लिए जेन्युइनली धन्यवाद देती है। शिरो कहता है कि इसमें कुछ खास नहीं था और जाने लगता है, लेकिन वेल उसे रोककर कहती है कि एल्फ्स फेवर हमेशा रिटर्न करते हैं और वो किसी तरह उसकी मदद करना चाहती है। शिरो साफ कह देता है कि उसे बदले में कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वेल जिद पर उतर आती है और बोलती है कि अगर ऐसा है तो वो उसकी काम में असिस्ट करेगी। बी उड़कर उसके पास आती है और वेल फौरन नोटिस कर लेती है कि ड्रैगन भी उसे पसंद करता है। शिरो सोचता है कि चलो अगले शहर तक साथ ले जाने में कोई दिक्कत नहीं, और वो फिर मशरूम्स इकट्ठा करने लगता है। थोड़ी देर बाद वेल एक्साइटेड होकर दौड़ती हुई आती है और बताती है कि उसे एक रेयर मॉन्स्टर का पूप मिला है जो काफी हाई प्राइस पर बिक सकता है। बस दिक्कत इतनी सी थी कि उस रेयर पूप की क्वांटिटी बहुत ज्यादा थी। वो प्रॉमिस करती है कि अगली बार नॉर्मल जानवर का पूप लाएगी। 2 बार फेल होने के बावजूद वेल को लगता है कि तीसरी बार लक साथ देगा और इस बार वो एक पॉइजनस मशरूम लेकर आती है। शाम को वेल खुद लकड़ियां इकट्ठा करने की पेशकश करती है ताकि वो कैंपफायर कर सकें, लेकिन शिरो बताता है कि उसे इसकी जरूरत नहीं क्योंकि वो मैजिक स्टोन से आसानी से आग बना सकता है। वेल समझाती है कि कैंपफायर मार्क्स इस रास्ते से गुजरने वाले ट्रैवलर्स के लिए हेल्पफुल होते हैं, उन्हें पता चलता है कि ये जगह सेफ है। शिरो उसकी बात मान लेता है और उसे लकड़ियां लाने देता है, मगर वेल एक ह्यूज फैट लॉग लेकर आती है क्योंकि उसे ऐसी लकड़ियां पसंद हैं। शिरो कहता है कि इतना बड़ा लट्ठा जलाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन वेल कन्विंस कर लेती है। फिर वो लॉग को ऊपर उठाकर हवा में काट डालती है और चम्स में बदल देती है। शिरो लिटरली स्टन्ड रह जाता है। जब उसे पता चलता है कि वेल के डैगर्स काफी चीप क्वालिटी के हैं तो पजल सॉल्व हो जाता है। इसके बाद शिरो सभी के लिए एक टेस्टी स्टू बनाता है और वेल उसका टेस्ट लेकर हैरान रह जाती है। फिर वो पूछती है कि क्या शिरो भी ड्वार्वन किंगडम जा रहा है, और शिरो कंफर्म कर देता है कि वो रूहाई माइन से यिल्ड्रा ओर निकालने जा रहा है। शिरो वेल से रीजन पूछता है और वेल सैड होकर बताती है कि वो हेवेंस व्हाइट पेगासस की तलाश में है क्योंकि उसकी सिस्टर यही ढूंढ रही है। वो सैडनेस कैंपफायर का मूड खराब न करे इसलिए स्माइल के साथ कहती है कि अब शिरो का एहसान और भी बढ़ गया है। शिरो को एक आइडिया आता है और पूछता है कि क्या वो उसकी रिमेनिंग जर्नी में बॉडीगार्ड बन सकती है। शिरो को हर तरह की इविल एनिमीज से बचाने के थॉट से वेल बेहद एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन असल में शिरो कुछ यूजफुल ट्रिक सीखना चाहता है, जैसे कि लकड़ी काटने का तरीका। वेल सोचती है कि खाना खिलाने के बदले शिरो इतना छोटा सा फेवर क्यों मांग रहा है, लेकिन वो मान जाती है। वो शिरो से हाथ मिलाकर एक रॉयल लुकिंग एल्फ की तरह बिहेव करती है और शिरो एक पल के लिए जेन्युइनली इंप्रेस हो जाता है, लेकिन ये एक्साइटमेंट तुरंत गायब हो जाता है जब वेल जोर जोर से खर्राटे लेने लगती है और शिरो पूरी रात सो ही नहीं पाता। अगली सुबह वो बिना नींद लिए ड्वार्वन किंगडम की तरफ बढ़ता है। बॉर्डर टाउन पहुंचते ही शिरो ड्वार्वन फूड टेस्ट करने के लिए एक इन में जाता है और वेल कहती है कि टेस्ट तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा उसकी लिजर्ड ह्यूमन फ्रेंड ने बताया था। शिरो कैजुअली बताता है कि उसका भी एक लिजर्ड मैन दोस्त है और वेल तुरंत अपनी फ्रेंड की शेकी भगाड़ने लगती है जो स्टाल्फा एम्पायर की होली ड्रैगन नाइट है। वेल का डायलॉग शिरो के बाद से मिलता जुलता है और तभी पीछे की टेबल से क्ले बोल उठता है कि क्या वो उसी के बारे में बात कर रही है। शिरो और वेल उसे देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और क्ले हंसते हुए कहता है कि ये तो प्योर लक है कि उसके 2 दोस्त साथ सफर कर रहे हैं। फिर वो शिरो की तरफ मुड़कर पूछता है कि वो इतना हार्टलेस कैसे हो सकता है कि बिना बताए शहर छोड़ गया। शिरो पैनिक में कहता है कि उसने गिल्ड को बता दिया था। क्ले नहीं मानता और पूछता है कि वो आखिर जा कहाँ रहा है। जैसे ही उसे पता चलता है कि शिरो र्यूहाई माइंस की तरफ जा रहा है, क्ले फिर से उसे लेक्चर देना शुरू कर देता है कि उस लेवल के एडवेंचरर्स को ऐसी डेंजरस माइंस में जाने की अनुमति भी नहीं मिलती। वो बताता है कि ये जगह एक्सट्रीमली हजार्डस है और अगर शिरो को खास रिवॉर्ड नहीं मिल रहा तो उसे वहां नहीं जाना चाहिए। शिरो प्राउडली बताता है कि रिवॉर्ड तो अच्छा है, एक स्किल्ड ब्लैकस्मिथ उसके लिए टॉप टियर गैदरिंग सिजर्स बनाएगा। क्ले हैरान रह जाता है क्योंकि उसके हिसाब से इतना डेंजरस मिशन करना सिर्फ सिजर्स के लिए प्योर स्टुपिडिटी है, लेकिन शिरो को लगता है कि अगर ब्लैकस्मिथ के साथ रिलेशन स्ट्रांग हो जाए तो वो फ्यूचर में उसके लिए हाई क्वालिटी टूल्स बनाएगा। क्ले उसे बेवकूफ सैंडविच बोलता है जबकि शिरो इंसिस्ट करता है कि गैदरिंग सिजर्स किसी कलेक्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टूल होती है। अंत में क्ले अचानक डिक्लेयर कर देता है कि वो भी इस क्वेस्ट में साथ चलेगा क्योंकि उसे खुद अपने स्पीयर की रिपेयर के लिए ड्वार्वन लैंड जाना है। शिरो को ये पूरा आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, लेकिन तभी वेल क्यूरियोसिटी में क्ले से पूछ लेती है तो क्या तुम भी शिरो के बॉडीगार्ड बनने वाले हो, और फिर वो टिपिकल वेल स्टाइल में शेकी मारना शुरू कर देती है कि वो शिरो को तब तक प्रोटेक्ट करेगी जब तक वो अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच जाता। क्ले को भी ये बात सरप्राइजिंगली अच्छी लगती है और वो भी गार्ड बनने के लिए हाँ कर देता है, लेकिन शिरो इस पूरे सीन से खुश तो बिल्कुल नहीं है। ताकत की बात है तो दोनों सॉलिड स्ट्रांग है, पर इनकी क्योटिक पर्सनैलिटी के कारण उसकी मेंटल पीस खतरे में पड़ जाती है। थोड़ी ही देर में ये लोग ड्वार्फ्स की कैपिटल पहुंच जाते हैं, लेकिन गेट के बाहर लोगों की एक लंबी सी क्यू लगी होती है। गुड थिंग ये होती है कि क्ले गार्ड्स को जानता है, तो वे तीनों को एक स्पेशल रिजर्व्ड एंट्री से सीधे नीचे उतरने देते हैं। रास्ते में गार्ड शहर के हिस्ट्री पर फुल लेक्चर मोड में चला जाता है। जैसे वे अंदर पहुंचते हैं, शिरो और वेल जेन्युइनली शॉक्ड रह जाते हैं कि ड्वार्फ्स ने पूरा अंडरग्राउंड शहर लिटरली पहाड़ खोद कर बनाया है। इसी बीच गार्ड क्ले को बताता है कि किंग उससे मिलना चाहता है। शिरो ये सुनकर हैरान रह जाता है कि क्ले भी किंग को जानता है। क्ले कहता है कि उसका राजा के साथ एक ओकेश रिलेशनशिप है, चाहे वो इसके लायक ना भी हो। गार्ड उल्टा उसे बोल देता है कि इतनी अननेसेसरी ह्यूमिलिटी मत दिखाओ क्योंकि वही तो वो हीरो है जिसने उनके देश को बचाया था।
क्ले मुंह पकड़कर बोलता है कि ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी और फिर शिरो को पूरी स्टोरी डिटेल में एक्सप्लेन करता है। पुराने समय में डॉव्स वेपन्स बनाने में मास्टर थे, लेकिन उन्हें इस्तेमाल करने में सुपर बैड, इसलिए एक पावरफुल मॉन्स्टर उन्हें डराता था और उनसे टैक्स तक वसूलता था। एक दिन क्ले उस इलाके से कैजुअली गुजर रहा था और जैसे ही ड्रैगन ने उसे देखा वो किसी अननोन रीजन से उड़कर भाग गया। ड्वार्फ समझ बैठे कि क्ले ने उस बीस्ट को भगा दिया और उसी दिन से वो हीरो बन गया। गार्ड ये भी बताता है कि ड्वार्फ्स आज भी उसे हीरो मानते हैं और अभी अभी उसकी एक स्टैचू भी बनवाई है, लेकिन क्ले लिटरली फेस पाउंड कर लेता है क्योंकि स्टैचू में उसे गॉडजिला जैसा बना दिया गया है। कैसल पहुंचते ही क्ले तुरंत किंग से उसी वियर्ड स्टैचू के बारे में पूछता है। किंग बड़ी शांति से बोलता है कि देश भर में सबको वो स्टैचू पसंद है। अब बूढ़ा किंग शिरो की तरफ मुड़ता है और उसके आने की वजह पूछता है। शिरो उसे मास्टर ब्लैकस्मिथ का इंट्रोडक्शन लेटर देता है और र्यूनियम माइंस में एंट्री की अनुमति मांगता है। किंग पूछता है कि क्या उसे पता है कि हाल की अर्थक्वेक्स के बाद वो माइंस मॉन्स्टर्स का नेस्ट बन चुकी है, और शिरो इसे कंफर्म कर देता है। क्ले तुरंत बोल पड़ता है कि वो शिरो के साथ जाएगा बतौर बॉडीगार्ड और ये भी गारंटी देता है कि वेल भी साथ रहने के लिए काफ़ी स्ट्रांग है। किंग इस एश्योरेंस पर शिरो और उसकी टीम को रूहे माइंस में जाने की परमिशन दे देता है ताकि वो मॉन्स्टर रिबेलियन का कारण पता लगा सके। क्ले तो इंस्टेंटली मिशन एक्सेप्ट कर लेता है, जबकि शिरो मुंह बनाकर कहता है कि उसे ये इन्वेस्टिगेशन ट्रिप पर जाना बिल्कुल नहीं था, लेकिन उसकी बात कौन सुनने वाला है। क्ले ड्वार्फ्स का हीरो है, उसने येस बोल दिया है और बस तय हो गया। थोड़ी ही देर में जैम्बो नाम का एक ड्वार्फ उन्हें माइंस के अंदर ले जाता है। शिरो अपने स्पेल से पूरी डार्क केव को रोशन कर देता है। फिर वो जैम्बो द्वारा दिए गए मैप को याद करने के लिए मेमोरी टाइप स्पेल करता है ताकि रास्ता ना भटके, और फिर उसके बॉडीगार्ड्स कमेंट करते हैं कि वो हमेशा इम्पॉसिबल काम ही क्यों करता है। शिरो उनकी बातें इग्नोर करके अपने स्किल से इल्डिरेड उनकी तलाश शुरू करता है, लेकिन उसे सिर्फ थोड़ी ही मात्रा में लो ग्रेड और मिलता है। जैम्बो फिर भी इंप्रेस्ड हो जाता है। जैसे शिरो केव में और गहराई तक जाने का प्लान बताता है, बी उसे इनकमिंग डेंजर के बारे में वार्न कर लेती है। सब अलर्ट हो जाते हैं और शिरो अपने सर्च स्किल से कंफर्म करता है कि खतरा सच में आ रहा है। एक झटके में 2 स्पाइडर लाइक मॉन्स्टर्स वहां पहुंच जाते हैं। क्ले तुरंत स्पीयर से एक को मार गिराता है, दूसरा शिरो पैरालाइज कर देता है और वेल उसे फिनिश कर देती है। इसके बाद ग्रुप आगे बढ़ता है और उन्हें एक ब्लॉक्ड पाथ मिलता है जिसके पीछे हाई क्वालिटी ईल्डेड ओर का ह्यूज स्टैश छुपा होता है। शिरो परमिशन लेता है और दीवार में एक होल बनाकर एक चैम्बर खोल देता है जो पर्पल क्रिस्टल से भरा होता है। उसे लगता है ये ईल्ड रेड ओर्स हैं, लेकिन जैम्बो एक्साइटेड होकर बताता है कि ये रेयर ईल्ड इरिडाइट क्रिस्टल्स हैं और भी ज़्यादा वैल्यूएबल। शिरो भी इस डिस्कवरी की वैल्यू समझ ही रहा होता है कि बी उसे फिर से डेंजर का इशारा देती है। हैवी फुटस्टेप्स सुनकर जैम्बो कहता है कि कोई बड़ा मॉन्स्टर उनकी तरफ आ रहा है। शिरो अचानक आगे बढ़ता है और क्ले और वेल को रोकते हुए बोलता है कि इस दुश्मन को वो खुद हैंडल करेगा क्योंकि ये कोई ऑर्डिनरी मॉन्स्टर नहीं है। सामने आता है एक जायंट क्रैब मॉन्स्टर और शिरो की आंखों में एक्साइटमेंट चमक जाती है। वजह, वो इसका टेस्टी मीट खाना चाहता है। बी भी एक्साइटमेंट में उस पर लिपट जाती है और शिरो बोलता है कि वो भी उतना ही थ्रिल्ड है। उसके मुंह में लिटरली पानी आ जाता है। वो तो इतना एक्साइटेड है कि क्रैब को कच्चा खाने को भी रेडी है। इस मूर्खता भरे डांस को देखकर क्ले और वेल स्टन रह जाते हैं। वेल जोर से उसे रियलिटी में वापस खींचती है और वार्निंग देती है कि डिस्ट्रैक्शन ना करे। उसी की वजह से शिरो सही टाइम पर क्रैब के हैवी अटैक से बच जाता है। क्ले और वेल बताते हैं कि कोई मामूली मॉन्स्टर नहीं है, इसे मारने के लिए उन्हें पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। लेकिन शिरो उनकी हेल्प लेने की जगह जमीन में खुदाई शुरू कर देता है ताकि कोई उसके परफेक्ट मेन डिश पर हाथ ना डाल दे। वो बी को प्रोटेक्ट करने के लिए कहता है, लेकिन स्ट्रिक्टली मना करता है कि वो आग या बिजली का इस्तेमाल ना करे। फिर वो बैग से स्टाफ निकालता है, पागलों की तरह हंसता है और अपने ऊपर कई बफ्स डालता है। वेट रिड्यूस, स्पीड बूस्ट, आर्म लेग एनफोर्समेंट, पूरी तरह बैटल मोड में। वो क्रैब की तरफ दौड़ता है। क्ले और वेल उसे टेंशन में देखते रहते हैं। तभी भी एक सोनिक ब्लास्ट करती है जिससे क्रैब स्टन हो जाता है और शिरो तुरंत जंप करके अपनी पूरी ताकत से उसे स्ट्राइक करता है। लेकिन उसे शॉक लगता है कि उसका फुल पावर अटैक भी क्रैब के हार्ड शेल को स्क्रैच तक नहीं कर पाता। उल्टा क्रैब उसे एक हल्की से स्वाइप में उड़ा देता है। शिरो किसी तरह खड़ा होता है, लकीली उसे चोट नहीं लगी, लेकिन क्रैब फिर धक्का मारकर उसे दूर फेंक देता है। बी तुरंत उसकी मदद के लिए आगे आती है और क्रैब के पैर को आइस मैजिक से फ्रीज कर देती है ताकि वो आगे ना बढ़ पाए। शिरो से थैंक्स कहता है और क्रैब की वीक स्पॉट्स ढूंढता है। उसे 3 जॉइंट्स दिखते हैं जहां पर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है और वो तुरंत उन स्पॉट्स पर निशाना साधने के लिए आइस शार्ट समन करता है। बी तेजी से उन बर्फ के टुकड़ों पर हवा का एक शार्प सा मैजिक कोट चढ़ा देती है जिससे वो पीसेस एकदम हाई स्पीड में स्पिन होने लगते हैं। शिरो उसी मोमेंट का फायदा उठाता है और उन्हें सीधा केकड़े की तरफ लॉन्च कर देता है। अगला ही पल पूरा मॉन्स्टर बर्फ में फ्रीज हो चुका होता है। ये देखकर बाकी सब लिटरली स्टन रह जाते हैं और वहीं शिरो और बी एक शांत सी वाइब के साथ उस बेचारे केकड़े की सोल के लिए प्रार्थना करते हैं। उधर वेल और जैम्बो क्यूरियोसिटी में जमे हुए केकड़े को एग्जामिन कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ क्ले का मूड थोड़ा ऑफ हो जाता है क्योंकि उसे फाइट करने का मौका ही नहीं मिल पाया और शिरो तुरंत घबराहट में उसे सॉरी बोल देता है। शिरो समझाता है कि अगर वो लोग उस मॉन्स्टर से नॉर्मल तरीके से लड़ते तो पूरा बॉडी मड और खून से गंदा हो जाता और इसके खाने लायक हिस्से खराब हो जाते। क्ले शॉक रह जाता है ये सुनकर कि शिरो सच में इस मॉन्स्टर को खाने का प्लान कर रहा था, लेकिन अगली बात उसे और ज़्यादा इरिटेट कर देती है। वो शिरो को याद दिलाता है कि भाई मैं तेरा बॉडीगार्ड हूँ और अगर शिरो खुद ही मॉन्स्टर से भिड़ने लग गया तो उसके यहाँ पे खड़े रहने का मतलब ही क्या है। शिरो को इस बात पर थोड़ा गिल्ट फील होता है, लेकिन वो कामली जवाब देता है कि ऐसे टाइप के क्रीचर से लड़ने की उसे आदत है। क्ले मान तो जाता है, लेकिन उसे फिर भी समझाता है कि ऐसी सिचुएशंस में टीम वर्क ही सब कुछ है। वो कहता है थोड़ा भरोसा करो हम पर भी, हम सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं आए हैं। ये सुनकर वेल, शिरो और बी एकदम नर्वस टोन में माफ़ी मांगते हैं कि उन्होंने ये बात खुद सोची नहीं।
क्ले सबको हल्के से टैप करके बोलता है कि टेंशन मत लो, सब ठीक है, और फिर डिसाइड करता है कि सबसे पहले उन्हें इस गायंट क्रैब को गुफा से बाहर निकालना चाहिए। काम पूरा होते ही शिरो और बाकी लोग आसपास की जगह से इल्डरेट क्रिस्टल्स निकालने लगते हैं, लेकिन शिरो अभी भी डीपर सेक्शन से रीडिंग्स मिल रही होती हैं। वो सजेस्ट करता है कि वो थोड़ा और अंदर जाएं, शायद क्रिस्टल और भी मिल जाए। ये सुनते ही जैम्बो लिटरली इन्होंने लगता है, क्योंकि शिरो ने उनके लिए एक नई मिनरल वेन डिस्कवर कर दी है। उसे ऐसा बिखरता हुआ देखकर शिरो के मन में वही थॉट आता है, शायद इस पूरे कॉन्टिनेंट में जो भी वियर्ड बदलाव हो रहे हैं वो सब उसी दिन से शुरू हुए हैं जब उसने वीक के पिता से मुलाकात की थी। उसे लगता है वहाँ उसने इतिहास की दिशा बदल दी, और शायद उसे अब फाइनली समझ आने लगा है कि के-पॉप के देवता ने उसे इस दुनिया में क्यों भेजा था। जैसे उसके दोस्त वापस लौटने लगते हैं, शिरो रियलाइज करता है कि उसके सेल्फिश से डिसीजंस पूरी दुनिया को प्रभावित करने लगे हैं, और वो साइलेंटली उम्मीद करता है कि ये बदलाव कम से कम पॉजिटिव हो। थोड़ी देर में सब लोग वापस महल पहुंचते हैं और शिरो राजा को रिपोर्ट करता है कि उनका इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह सेफ रहा और उन्होंने वहां के सबसे बड़े खतरे को भी खत्म कर दिया है। राजा ये सुनकर खुश तो होता है, लेकिन ऑफिशियल कंफर्मेशन के लिए वो जैम्बो की तरफ देखता है, और जैम्बो एक्साइटमेंट में पूरा सीन डिटेल में सुना देता है कि कैसे शिरो ने अकेले उस क्रैब मॉन्स्टर को ढेर कर दिया था। फिर वो रिक्वेस्ट करता है कि शिरो राजा को वो मॉन्स्टर दिखाए। राजा तुरंत हामी भर देता है। शिरो अपना मैजिक बैग खोलता है और उसमें से पूरा जमा हुआ क्रैब मॉन्स्टर बाहर गिर पड़ता है। थ्रोन रूम लिटरली हिल जाता है उसके वजन से, और राजा अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता। वो मॉन्स्टर के करीब जाकर उसका साइज चेक करता है और फिर प्राउडली अनाउंस करता है कि शिरो को इतनी ब्रेवरी के लिए इनाम मिलना चाहिए। शिरो बिना सोचे सीधा कहता है कि उसे इनाम के रूप में वही मॉन्स्टर दे दिया जाए, और राजा एक पल के लिए जेन्युइनली कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसे तो उस राक्षस में कोई वैल्यू ही नहीं नजर आती। इसके थोड़ी ही देर बाद शिरो और उसकी पूरी टीम शहर की तरफ निकलती है। यहाँ वेल का मूड बिल्कुल हाई हो जाता है, क्योंकि राजा की तरफ से उन्हें काफी बड़ा अमाउंट मिला होता है। लेकिन मजेदार बात यह है कि शिरो को पैसे वैसों से कोई मतलब ही नहीं। उसका पूरा दिमाग बस एक ही चीज में अटका है कि उस क्रैब को किस किस तरीके से कुक किया जा सकता है। क्ले को दोनों शिरो और बी के इस बेवजह डेलुलू मोड में चले जाने से हल्का सा डर लगने लगता है, लेकिन शिरो बड़ी शांति से उसे समझाता है कि यार ये क्रैब जितना दिख रहा है ना, उससे कहीं ज्यादा वैल्यूएबल साबित होने वाला है। अगले ही दिन वेल को राजा की तरफ से गिफ्ट मिलता है, एक पेगासस। हाँ, लिटरली एक पंख वाला घोड़ा। उसके चेहरे की खुशियां एकदम प्योर होती हैं। उसी समय जैम्बो क्ले को उसका रिपेयर किया हुआ स्पीयर वापस पकड़ाता है। वेल पेगासस पर बैठकर शिरो से कहती है कि ये वो अपनी सिस्टर के लिए घर ले जा रही है, और फिर थोड़ा इमोशनल होते हुए बोलती है कि उसका शिरो पर इतना बड़ा कर्ज है कि चाहे पूरी जिंदगी लगा दे फिर भी शायद पूरा ना उतार पाए। शिरो टिपिकल स्टाइल में मुस्कुराते हुए जवाब देता है, अरे सब बराबर हो गया, मुझे तो एक क्रैब मिल चुका है। फिर उनकी गाड़ी आ जाती है और शिरो वेल को बाय करता है। वेल भी जाते जाते प्रॉमिस करती है कि हम फिर जरूर मिलेंगे। कुछ दिन बाद शिरो और क्ले अपने शहर पहुंचते हैं और बनी गर्ल सेनपाई दोनों का स्वागत करती है। वो दोनों को साथ देखकर एक पल को स्टन रह जाती है और पूछती है कि कहीं इन्होंने टीम तो नहीं बना ली। शिरो कंधे उचकाकर कहता है कि क्ले टू बस साथ चला आया, लेकिन बीच में ही लिजर्ड मैन कूदकर बोल पड़ता है, नहीं नहीं, हम लोग एक प्रॉपर टीम बन चुके हैं। क्लेरिया ये सुनकर लिटरली खिल उठती है और तुरंत गिल्ड मास्टर को बताने दौड़ पड़ती है। शिरो क्ले को घूरता है तो क्ले उसे कामली कहता है कि उसने साथ ट्रैवल करने का फैसला इसलिए लिया है क्योंकि शिरो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है और उस पर नजर रखने के लिए किसी समझदार इंसान की जरूरत है। शिरो को अभी भी थोड़ी झिझक होती है, लेकिन बी को टीम वाला आइडिया इतना पसंद आता है कि वो एक्साइटेड होकर उसके इर्द गिर्द घूमने लगता है। शिरो भी थोड़ा सोचने के बाद अग्री कर जाता है कि ट्रैवल करने के लिए एक बडी होना एक्चुअली अच्छा आइडिया है, और फिर वे लोग अपनी टीम के नाम पर डिस्कशन शुरू करते हैं। क्ले का सजेशन फाइनल होता है, एज्योर ब्लैक ब्रिगेड, और वे उसी नाम से ऑफिशियली रजिस्टर भी कर लेते हैं। इसके बाद शिरो आइलराइट क्रिस्टल लेकर ब्लैकस्मिथ की वर्कशॉप में पहुंचती है। रिबल और उसके मास्टर क्रिस्टल की जांच करते हैं। शिरो उनसे पूछती है कि क्या ये क्रिस्टल्स उनके लिए एक परफेक्ट स्वॉर्ड बनाने के लिए एनफ हैं। अचानक दोनों का रिएक्शन लिटरली नोकिया 1100 की वाइब्रेशन जैसा हो जाता है। शिरो डर जाती है कि कहीं हाई प्योरिटी इलराइट के साथ काम करना रिस्की तो नहीं, लेकिन असल रीजन तो और भी शॉकिंग होता है। दोनों स्मिथ्स एक्साइटमेंट में चीख उठते हैं क्योंकि उन्होंने आज तक अपनी जिंदगी में इतने प्योर आइलराइट एक साथ कभी नहीं देखे थे। मास्टर स्मिथ कहता है कि अपने 120 साल के करियर में उसने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। बेचारा बी भी रोने लगता है क्योंकि वो भी इस प्रोसेस में शामिल होना चाहता था। शिरो को खुशी होती है कि क्रिस्टल्स उन्हें पसंद आए, लेकिन तभी रिबल थोड़ा टेंस होकर कहता है कि वे इतने आइलराइट की कीमत शिरो को दे ही नहीं सकते। शिरो शांत होकर रिप्लाई करता है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस मेरी कस्टम मेड सिजर्स बना देना। हालांकि वो ये भी कहता है कि फिलहाल ये काम रुक सकता है। पहले वो चाहते हैं कि रिबल और उसका गुरु एक ऐसी सॉर्ड बनाएं जो अपकमिंग सॉर्ड मेकिंग कॉम्पिटिशन में जीत सके। आधा महीना गुजर जाता है। शिरो दोपहर में एक सराय में आराम से खाना खा रहा होता है, तभी छोटा सा फरबॉल जानवर दौड़कर आता है और उसे एक नोबल की तरफ से भेजा गया पत्र देता है। शिरो किसी भी नोबल के झंझट में नहीं पड़ना चाहता और फनी तरीके से किडनी हार्ट अटैक होने का नाटक करने लगता है, लेकिन क्ले उसे डांट कर बैठा देता है। इवन वो छोटा सा फरबॉल भी उसे कन्विंस कर देता है कि लॉर्ड बेलमन कोई बैड पर्सन नहीं है। फिर शिरो चुपचाप पत्र खोलता है और देखता है कि ये लेटर उसे और क्ले दोनों को एड्रेस किया गया है, क्योंकि वे अब एक टीम है। लेटर में लिखा होता है कि लॉर्ड बेलमन उन्हें ऑनर देना चाहते हैं। शिरो को नेचुरली शक होता है कि बदले में वो क्या चाहता है, लेकिन क्ले आराम से कहता है कि नोबल बस उस बेबी ड्रैगन को देखने में इंटरेस्टेड है।
कुछ देर में शीरो और क्ले को एक लग्जरी कैरेज में बैठाकर गॉड लाइक लुकिंग महल की तरफ ले जाया जाता है। शहर के सारे लोग उन्हें ऐसे घूर रहे होते हैं जैसे किसी सेलिब्रिटी को देखा हो। क्ले समझाता है कि किसी नोबल के महल में बुलाया जाना हर एडवेंचरर का सपनों वाला मोमेंट होता है। नोबल अगर किसी को बैक कर दे तो उसकी पूरी जिंदगी सॉर्टेड हो जाती है। महल पहुंचकर शिरो लिटरली अपने होश खो देता है। इतनी लग्जरी उसने कभी सीन ही नहीं की थी। एक बटलर उन्हें अंदर लेकर जाता है, फिर मेडन्स की पूरी टीम उनके स्वागत में खड़ी होती है। शिरो दिल से खुश, क्योंकि वो हमेशा से चाहता था कि उसका वेलकम मेड्स करें। इतने में एक स्पॉइल्ड एरोगेंट लड़की भागती हुई आती है और सीधे शिरो और बी पर टूट पड़ती है। वो पूछती है कि क्या बी वही बेबी ड्रैगन है, और फिर पूरी शेमलेसनेस से बोलती है कि उसे उम्मीद थी कि ड्रैगन थोड़ा और इंटेलिजेंट होगा। अचानक वो बी की ओर उंगली करके बोलती है, अब ये बेबी ड्रैगन मेरा है। शिरो और बी दोनों घबरा जाते हैं। बी तो सीधा शिरो के पीछे छिप जाती है। शिरो उस लड़की को समझाने की कोशिश करता है कि ड्रैगन कोई खिलौना नहीं होते और सिर्फ कोई वर्दी इंसान ही उन्हें रेस कर सकता है। शिरो तुरंत उसके स्टैट्स देखने लगता है और पता चलता है कि उसका नाम टेरिश है, लॉर्ड बेलमेनेंट की 14 ईयर ओल्ड डॉटर। वो सोचता है कि इससे कैसे डील किया जाए और फिर एक सॉफ्ट अप्रोच चुनता है। वो उसके सामने घुटने टेकते हुए पूछता है, तुम्हें क्यों लगता है कि तुम ड्रैगन की हकदार हो? टेरिश हकबकाकर बताती है कि उसके बटलर ने कहा था कि एक एडवेंचरर के पास एक ड्रैगन है तो नेचुरली उसे वही चाहिए था। बटलर ने उसे ये भी सिखाया था कि एडवेंचरर्स से बात करते समय उसे क्लासी और स्ट्रिक्ट रहना है। अब शिरो को बटलर पे लेजेंड गुस्सा आता है, लेकिन वो टेरिश से शांति से कहता है कि बी उसका फैमिली है और उसे उससे दूर करने की कोशिश गलत होगी। ये सुनकर लड़की शॉक हो जाती है। बी भी क्यूट तरीके से जवाब देता है, जिससे टेरिश पूरी तरह स्टन्ड रह जाती है। उसे उम्मीद ही नहीं थी कि बेबी ड्रैगन इंसानी बातें समझता होगा। वो अचानक रोने लगती है और शिरो से रूड होने के लिए माफी मांगती है। बी उसे काम करने के लिए उड़कर उसकी तरफ जाता है और टेरिश खुशी में उसे कस के गले लगा लेती है। बी फिर शिरो के पास लौट आता है और शिरो उससे पूछता है कि उसे ड्रैगन इतनी बैडली क्यों चाहिए था। टेरिश धीरे से कहती है, मैं उसे अपनी माँ को दिखाना चाहती थी। शिरो बस आराम से खड़ा था कि तभी अचानक उसके फादर वहां पहुंच जाते हैं और उसे तो जैसे यकीन ही नहीं होता। इतने यंग और इतने हैंडसम आदमी को देखकर वो दंग रह जाता है। शिरो मनी मन सोचता है, क्या सच में यही वो रिच लॉर्ड है जिसने मुझे बुलाया था? वो शख्स हल्की मुस्कान के साथ अपना नाम लॉर्ड बेलमेनेंट बताता है और बड़े सभ्य अंदाज में शिरो का स्वागत करता है, मानो उसके बारे में पहले ही बहुत कुछ सुन रखा हो। फिर तीनों चाय पर बैठ जाते हैं और शुरुआत में ही बेलमेनेंट अपनी बेटी के बिहेवियर के लिए माफी मांग लेता है। क्ले बिना टाइम वेस्ट किए असली बात पर आ जाता है और पूछता है कि आखिर उसने उन्हें बुलाया क्यों है। बेलमेनेंट थोड़ा रुक कर कहता है कि उसे अपनी वाइफ के बारे में बात करनी है। ये सुनकर क्ले चौंक सा जाता है और शिरो को बताता है कि बेलमेनेंट की पत्नी काफी लंबे समय से बिस्तर पर पड़ी है। बेलमेनेंट दुखी चेहरे से इसे सच मानता है और बोलता है कि उसने एक रूमर सुना था कि शिरो ने एक कमजोर और बीमार आदमी को सिर्फ एक दिन में ठीक कर दिया था और उसे उम्मीद थी कि शायद शिरोज की पत्नी को भी हील करने में मदद कर सके। शिरो इस बात पर गहराई से सोचता है, क्योंकि उसे पता है कि उसका मैजिक इतना पावरफुल है कि क्ले जैसे लड़के की ग्रोथ तक बदल सकता है, इसलिए उसे बेहद सावधानी बरतनी होगी। फिर बेलमेनेंट बताता है कि टेरेथ अपनी माँ के लिए एक ड्रैगन चाहती है। उसे लगता है कि कोई क्यूट सा क्रीचर अगर उनकी माँ के साथ रहे तो शायद उनकी हालत बेहतर हो जाए। ये सुनकर क्ले का गला भर आता है। वो कांपते हुए आंसू रोकने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में वो उन्हें रोक नहीं पाता। इन्हें इतना इमोशनल देखकर शिरो के मन में भी एक गिल्ट सा उठता है और वो उनकी मदद करने के लिए मान जाता है, लेकिन फिर भी वो किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता। थोड़ी देर और सोचने के बाद वो आखिर फैसला कर ही लेता है कि वो उस महिला की जान बचाने की कोशिश करेगा। बेलमेनेंट सबको अपनी वाइफ के कमरे में ले जाता है और शिरो जैसे ही अंदर जाता है उसे लगता है कि कमरा काफी डस्टी और निगलेक्टेड है। बेलमेनेंट की वाइफ का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका है, हड्डियां त्वचा से जैसे बाहर निकल रही हूँ। शिरो इसे देखकर चौंक जाता है और बेलमेनेंट से पूछता है कि क्या वो कमरे में थोड़ी लाइट बढ़ा सकता है। तभी पता चलता है कि महिला को सनलाइट से एलर्जी है, इसीलिए शिरो लो लाइट में ही उनका निरीक्षण करने का फैसला करता है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि उनके शरीर में एक नहीं बल्कि इतनी सारी बीमारियां हैं कि कोई पूरा हॉस्पिटल उन्हें ट्रीट कर सकता है। शिरो बताता है कि वो उनके ज्यादातर सिम्टम्स ठीक कर सकता है, लेकिन एक चीज उसे रोकती है, आईवर्म पॉइजनिंग नाम की बीमारी, जिसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। थोड़ी देर चुप रहने के बाद वो बेलमेनेंट से पूछता है कि क्या वो अपनी पत्नी की जान किसी अनजान एडवेंचरर पर भरोसा करके छोड़ सकता है। महिला खुद भी उम्मीद छोड़ चुकी थी, वो बस अपनी बेटी को आखिरी बार गले लगाना चाहती थी। यही सोचकर बेलमेनेंट अपनी सारी हिम्मत जोड़कर शिरो से विनती करता है कि वो अपनी वाइफ म्यूल को बचा ले। उसकी आंखों में आंसू देखकर शिरो आखिरकार उसकी रिक्वेस्ट स्वीकार कर लेता है। क्ले धीरे से पूछता है कि क्या शिरो इस महिला को भी उसी इंटेंस तरीके से हील करेगा जैसे उसने पहले किया था, लेकिन शिरो मना कर देता है। वो तरीका बहुत ज्यादा माना खाता है और म्यूल के शरीर के पास अभी उतनी कैपेसिटी नहीं है। अगर उसने वही तरीका अपनाया तो शायद म्यूल की जान चली जाएगी। इसीलिए वो फैसला करता है कि पहले वो उसके लाइट सिम्टम से शुरुआत करेगा। उसकी कमजोर आंखें जो थोड़ी सी भी ट्रीटमेंट पे दर्द देने लगती हैं, सबसे पहले उन्हें हील करना होगा और साथ ही उसे ध्यान रखना है कि वो एक साथ ज्यादा माना इस्तेमाल ना करे। कुछ देर बाद जब आंखें ठीक हो जाती हैं, शिरो म्यूल से उन्हें खोलने को कहता है। वो धीरे से अपनी पलकें उठाती है और उसकी आंखों में खुशी झलक जाती है, क्योंकि उसकी विजन पहले से कहीं ज्यादा साफ हो चुकी है।
शिरो भी रुका नहीं है। वो अपने बैग से स्टाफ निकालता है और एक पावरफुल स्पेल से पूरे कमरे को एक साथ रिस्टोर कर देता है। सारी धूल गायब, हवा ताज़ा और खिड़कियां खुल जाती हैं। जैसे ही सनलाइट अंदर आती है, बेलमेने डरते हुए पूछता है कि क्या म्यूल ठीक है, लेकिन म्यूल तो रोने लगती है, खुशी के आंसू, क्योंकि अब धूप उसकी आंखों को बिल्कुल परेशान नहीं कर रही। जब ये दोनों इस खुशी में डूबे होते हैं, शिरो नोटिस करता है कि पीछे से एक बटलर और कुछ मेड्स उन्हें बड़ी अजीब निगाहों से घूर रहे हैं। उसे बटलर में कुछ ऑफ लगता है, इसीलिए वो बेलमेनेंट से कहता है कि उन्हें कहीं और बात करनी चाहिए। स्टडी रूम में पहुंचते ही शिरो खुलासा करता है कि म्यूल को आइवर नाम का जहर दिया गया था। बेलमेनेंट को तुरंत समझ आ जाता है कि कोई जानबूझकर उसकी वाइफ को पॉइजन कर रहा है, लेकिन उसे इससे भी ज्यादा डर इस बात का है कि शिरो उस जहर का पूरा इलाज नहीं जानता। शिरो पूछता है कि क्या वो इस जहर का कोई एंटीडोट ला सकता है, लेकिन बेलमेनेंट निराश होकर बताता है कि इसका कोई नोन एंटीडोट बचा ही नहीं है। आइवर पॉइजन एक एंशिएंट टाइम का जहर था, समय के साथ लॉस्ट माना जाता था और उसके क्योर की नॉलेज भी गायब हो चुकी थी। शिरो कामली कहता है कि अगर आज भी कोई ये जहर बना रहा है तो नॉलेज कहीं ना कहीं मौजूद है, तो एंटीडोट खोजने का तरीका ये है कि जहर को दोबारा रिक्रिएट किया जाए। क्ले बीच में बोलता है कि उन्हें तो ये भी नहीं पता इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। तभी बेलमेनेंट को एक आइडिया आता है। वो बताता है कि उसके एंसेस्टर्स ने बहुत रेयर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स इकट्ठे किए थे और शायद उनमें कुछ काम की चीज़ हो, लेकिन दिक्कत ये है कि ज़्यादातर टेक्स्ट एक एंशिएंट लैंग्वेज में है जिसे आज कोई नहीं समझता। शुक्र है ये शिरो के लिए प्रॉब्लम नहीं है, उसके पास लैंग्वेज ट्रांसलेशन स्किल्स हैं और वो उन एंशिएंट टेक्स्ट को जापानीज में ट्रांसलेट करना शुरू कर देता है। उसे फिर भी समझ नहीं आता कि कौन सी किताब काम आएगी, इसीलिए वो सर्च को पॉइजन रिलेटेड कीवर्ड्स तक नैरो डाउन कर देता है। तभी उसे एक किताब मिलती है जिसमें आइवर प्लांट के बारे में लिखा है। अजीब बात यह है कि वो किताब एक डायरी निकलती है जिसे किसी पोला नाम के आदमी ने लिखा है, जो खुद को द क्यूटेस्ट एडवेंचरर एवर कहता है। ये पढ़ते ही शिरो मजाक में पूरी तरह सिली डिलुलू टीनेजर मोड में आ जाता है और किताब पढ़ते पढ़ते अजीब सी एक्टिंग शुरू कर देता है, जिससे क्ले का सर चकरा जाता है। डायरी में लिखा था कि पोला को एक ह्यूज लेक के पास एक ऐसी रॉक मिली थी जो बिल्कुल विंग्ड पॉर्स यानी कि पेगासस जैसी दिखती थी। उसी रॉक के पास चमकते हुए गोल्डन फ्लावर्स थे। शिरो के और क्रिंज डायलॉग शुरू होने से पहले ही क्ले उसका मुंह बंद कर देता है और बेलमेनेंट को बताता है कि उसे पता है कि ये जगह कहाँ है। क्ले एक मैप निकालता है और बेलमेनेंट की टेरिटरी के बाहर एक बड़ी झील पर उंगली रखता है जहाँ एक पेगासस का स्टैचू है। यही वो जगह है जहाँ उन्हें आइवर फ्लावर मिल सकता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वहाँ पहुँचने में नॉर्मल ट्रैवल से पूरे 5 दिन लगेंगे। शिरो कॉन्फिडेंटली कहता है कि उन्हें ये फ्लावर आज ही मिल जाएगा। बेलमेनेंट तुरंत सारी तैयारी करने में लग जाता है, लेकिन पीछे वही शेडी बटलर उन्हें घूरता है और एक मैसेंजर पिजन भेज देता है। उधर शिरो म्यूल के कमरे के बाहर एक पावरफुल बैरियर स्टोन रख देता है और बेलमेनेंट से कहता है कि ये उसे प्रोटेक्ट करेगा अगर कोई उसे फिर नुकसान पहुंचाने आए। तभी तिरिश तेजी से दौड़ती हुई आती है और शिरो के सामने रुककर पहले की अपनी बदतमीजी के लिए माफ़ी मांगती है। वो कहती है कि उसके वर्ड्स वाकई बहुत हार्श थे, लेकिन अब उसे अपनी गलती का एहसास है। शिरो हल्की मुस्कान के साथ उसे एडवाइस देता है कि अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना एक ज़रूरी स्किल है और ये चीज़ इंसान को सच में ग्रो करने में हेल्प करती है। वो ये भी कहता है कि किसी बात पर जल्द एक्साइटेड होकर कंक्लूजन पर ना पहुंचे, थोड़ा टाइम लेकर सोचें। तिरिश सिर हिलाकर वादा करती है कि वो ऐसे ही करेगी। फिर शिरो धीरे से कहता है कि उसके जाने के बाद कोई भी उससे विलन या ट्रीटर कहकर भड़काने की कोशिश कर सकता है, इसलिए वो रूमर्स पर भरोसा करने के बजाय अपने पिता से बात करे ताकि किसी भी गलतफहमी या बैड इंसिडेंट से बचा जा सके। इतना कहकर शिरो और क्ले अपने यूनिकॉर्न पर चढ़ते हैं और अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ दौड़ पड़ते हैं। शिरो एक छोटा सा स्पेल पढ़ता है जिससे उनका वेट काफ़ी हल्का हो जाता है और घोड़े लिटरली उसकी सोच से भी ज़्यादा फास्ट दौड़ने लगते हैं। वो जल्दी से उस जगह पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर शिरो का मूड अचानक गिर जाता है। क्ले बताता है कि आखिरी बार जब वो यहाँ आया था तब ये एक फलता फूलता गांव था, बट अब हालात बिल्कुल उलट चुके थे। शिरो को डर है कि ड्राउट की वजह से झील कहीं सूख ना गई हो, लेकिन क्ले उसे अश्योर करता है कि झील इतनी बड़ी थी कि पूरी इवैप नहीं हो सकती। पर जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, नजर आता है कि झील की हालत आसपास के इलाकों से भी ज़्यादा खराब है। पानी गंदा, काला सा और बिल्कुल डेड लगता है, यहाँ तक कि झील के अंदर सूखे पेड़ भी पड़े हुए हैं। शिरो थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन में झील की जांच करता है और तुरंत पहचान जाता है कि पानी को उसी पॉइजनस सब्सटेंस से कंटामिनेट किया गया है जो गिरिनोद और बसलो मॉन्स्टर के सिंगों में मिलता है। वो क्ले को बताता है कि किसी ने जानबूझकर लेक को पॉइजन किया है, लेकिन इससे पहले कि वो ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाता, गांव वाले हथियार लेकर उन पर झपटने आते हैं, समझते हैं कि ये इंट्रूडर्स हैं। शिरो डरे सहमे और कमज़ोर विलेजर्स को देखकर उनके पास जाता है और कामली बात करता है। वो कहता है कि वे रेयर मटेरियल कलेक्ट करने वाले एडवेंचरर्स हैं। शुरुआत में गांव वाले उसकी बात पर यकीन नहीं करते, लेकिन जैसे ही क्ले अपना ए रैंक आर्म बैंड दिखाता है, सबके वेपन्स नीचे गिर जाते हैं। शिरो पोलाइटली पूछता है कि क्या वो बता सकते हैं कि यहाँ क्या हुआ था। इतने में एक आदमी अचानक कमजोरी से ज़मीन पर गिर जाता है। शिरो समझ जाता है कि उनका बॉडी बेहद हल्का है, यानी जोरों की भूख और कुपोषण। गांव वाले उन्हें अंदर ले जाते हैं। गांव ड्राउट से पूरी तरह नष्ट हो चुका है। वो बताते हैं कि 10 महीने पहले लेक अचानक जहरीली हो गई, सारी मछलियां मर गईं।
ग्राउंड वाटर भी इतना कंटामिनेट हो गया कि उससे कुछ भी उपयोग नहीं किया जा सकता था। सब होपलेस थे। उसी समय एनगैश नाम का एक व्यापारी आया और उसने गांव बचाने के बदले लेक के पास उगने वाले गोल्डन फ्लावर की डिमांड रखी, जिसका स्थान उनके गांव का पुराना सीक्रेट था। मजबूरी में विलेजर्स ने डील मान ली। हर महीने एक फूल और बदले में 60 बैरल पानी। ये पानी सिर्फ पीने भर का है, क्रॉप्स के लिए बिल्कुल इनफ नहीं है। इसी वजह से गांव वाले महीनों से स्टारवेशन झेल रहे हैं। शिरो अब पूरी कहानी कनेक्ट कर लेता है और कहता है कि एनगैश शुरुआत से ही सस्पिशियस लग रहा है। गांव वाले पहले मानने से इनकार करते हैं क्योंकि वही उन्हें पानी दे रहा है, लेकिन शिरो ने कामली सोचने को कहता है कि झील जहर होने के तुरंत बाद ही वो यहाँ कैसे आ गया। वो बताता है कि लेक को जानबूझकर पॉइजन किया गया था और इसका सबसे बड़ा फायदा सिर्फ एनगैश को हुआ है, जो पानी के बदले हर महीने एक डेंजरस फूल हासिल कर रहा है। इतना सुनते ही विलेजर्स की सारी फेथ टूट जाती है और शिरो के अंदर गुस्सा लिटरली उबल पड़ता है। वो कसम खाता है कि वो एनगैश की इस ईविल स्कीम को खुद खत्म करेगा, लेकिन फिलहाल उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है भूख से मरते गांव वालों की हेल्प करना। वो बी से अपनी स्पिरिचुअल मैजिक का यूज़ करने को कहता है। छोटा सा ड्रैगन आसमान की ऊंचाई पर उड़ता है और अपने स्किल से बारिश करवा देता है। थोड़ी सी बारिश से भी गांव वालों को पानी और उम्मीद दोनों मिल जाते हैं। फिर शिरो बी को रुकने के लिए कहता है। इसके बाद वो सबको तुरंत क्लीन करवा देता है क्योंकि विलेजर्स महीनों से नहाए नहीं थे। लोग शॉक में रह जाते हैं। फिर शिरो अपने मैजिक से उनके टूटे घर भी रिपेयर कर देता है और अंत में वो अपनी बड़ी कढ़ाई निकालता है और पूरे गांव के लिए एक टेस्टी स्ट्यू तैयार करता है। जब सब सेटल हो जाता है, विलेज चीफ शिरो को दिल से थैंक्स कहता है और पूछता है कि वो उसका कर्ज कैसे चुकाएं। शिरो कहता है कि वो उन्हें ईवर फ्लावर तोड़ने दें क्योंकि उसे तुरंत एक एंटीडोट बनाना है। मुखिया इससे मान लेता है, लेकिन तभी बच्चे आ जाते हैं और शिरो को खेलने के लिए खींच ले जाते हैं। मुखिया उन्हें रोकने लगता है, मगर शिरो हंसकर कहता है कि कोई बात नहीं, उसे बच्चों को हेल्दी और चेयरफुल देखकर अच्छा लगता है। बच्चे उसे अपने सीक्रेट बेस पर ले जाते हैं, जो एक्चुअली में एक छोटा सा स्टोरेज है जहां वो लाइडास फ्रूट्स इकट्ठा करते हैं। बच्चे बताते हैं कि सिर्फ इन फूलों का नेक्टर मीठा होता है, फल बहुत सॉल्टी होते हैं, इसलिए वो फल फेंक देते हैं। शिरो फ्रूट को ऑब्जर्व करता है, लेकिन उसकी स्किल केवल एक ब्लैंक स्क्रीन दिखाती है। लेकिन उसे फ्रूट से टपकता हुआ ब्राउन लिक्विड दिखता है और जैसे ही वो उसे टेस्ट करता है, उसे वही फ्लेवर महसूस होता है जिसकी उसे बेहद कमी थी, सोया सॉस। उधर बेलमिंट मैनर में अचानक अलार्म बजता है और तिरिश अपनी मम्मी के कमरे की ओर भागती है। ये वही स्पेशल अलार्म था जो शिरो ने जाते वक्त लगाया था, जो किसी भी हॉस्टाइल इंटेंट को डिटेक्ट कर लेता है। तिरिश सोचती है कि आखिर अंदर कौन है, लेकिन कमरे में पहुंचते ही उसे सस्पिशियस बटलर बर्नार्ड दिखता है। वो डर जाती है और उसे दूर रहने को कहती है। बर्नार्ड शांत आवाज में पूछता है, क्या हुआ? तिरिश कहती है कि क्या वो उसकी मम्मी को हर्ट करने आया है। बर्नार्ड हंसकर पूछता है कि उसने ऐसा क्यों सोचा। वो बताती है कि शिरो ने वार्निंग अलार्म लगाया था और बर्नार्ड इसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि एडवेंचरर्स बेसिकली ग्रीडी, क्लूलेस और यूजलेस होते हैं। वो कहता है कि शिरो सिर्फ पैसे के पीछे है और उस अलार्म के जरिए उसके पिता से पैसे ऐंठना चाहता है। तिरिश इन बातों पर यकीन करने से मना करती है, लेकिन बर्नार्ड उसे इमोशनली मैनिपुलेट करता है, पूछता है कि वो किस पर भरोसा करेगी, एक अजनबी एडवेंचरर पर या एक लॉयल बटलर पर जिसने सालों तक उनके परिवार की सेवा की। तिरिश कंफ्यूज्ड और डरती हुई पीछे हटती है, लेकिन तभी बेलमेंट कमरे में पहुंच जाता है। तिरिश दौड़ती हुई शिरो के पास आती है और ब्रेथलेस होते हुए कहती है कि उसे कुछ जरूरी रिपोर्ट करनी है। बेलमोंट अपने ऑफिस में तिरिश और बर्नार्ड दोनों की बात सुनता है और बटलर की बात से पार्टली एग्री करता है कि शायद शिरो उन्हें ट्रिक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि शिरो ने म्यूल को ठीक किया है और तिरिश का डर यह दर्शाता है कि बर्नार्ड उसके लिए शायद थ्रेट हो सकता है। इसलिए बेलमोंट डिसाइड करता है कि वो चीज़ों को टेस्ट करेगा। तभी हेड बटलर ऑफिस में पानी का एक जग ले आता है और बर्नार्ड उसे देखकर थोड़ा नर्वस हो जाता है। बेलमोंट उसे एक ग्लास पानी पिलाता है और कहता है कि उसके पास रियल एनिमी पहचानने का कोई तरीका नहीं है, इसलिए वो बर्नार्ड को अपनी इनोसेंस प्रूव करने का चांस देगा। वो बर्नार्ड से कहता है कि ये खास पानी पिए जो वो हमेशा साथ लाता है और दावा करता है कि इससे म्यूल जल्दी ठीक हो जाएगा। बटलर नर्वस हो जाता है और अचानक बेलमोंट उसके चेहरे पर पानी छिड़क देता है। बर्नार्ड चीखने चिल्लाने लगता है और कहता है कि पानी में पॉइजन है, लेकिन जल्दी ही पता चलता है कि ये सिर्फ एक मजाक था। वो पानी पीता है क्योंकि ये नॉर्मल टैप वाटर है और जो जहर बर्नार्ड म्यूल को देने वाला था वो पहले ही सील किया जा चुका है। बेलमोंट फिर अपने गार्ड्स को अपराधी को पकड़ने का आदेश देता है और उसके बाद मुख्य बटलर उसे एक लेटर देता है जो अभी अभी बर्नार्ड के रूम में मिली थी। बेलमोंट शॉक्ड हो जाता है क्योंकि लेटर में साइफर लिखा है और उसे एहसास होता है कि इसके पीछे कोई बहुत कनिंग है। उसी समय घायल व्यापारी विलेज में आता है और मुखिया का दरवाजा नॉक करता है। जैसे ही एक विलेजर देखता है कि क्या हो रहा है, वो ट्रेडर को देखकर स्टार्टल्ड हो जाता है, जो क्लेम करता है कि वो इस बार पहले फूल लेने आया है। विलेजर पहले उसे बताता है कि मुखिया कुछ ब्रेव लोगों को एस्कॉर्ट कर रहा है और फिर याद आता है कि फूल पॉइजनस है। वो सैड होकर कहता है कि अब इसे और नहीं रहने देंगे।
और ट्रेडर के लिए कोई सरप्राइज नहीं है। वो तुरंत अपने गूंस को बुलाता है और उन्हें ऑर्डर देता है कि सब कुछ जल्दी खत्म कर दो। इसी बीच गांव का मुखिया शीरो और क्ले को एक सीक्रेट केव से होते हुए उस जगह ले जाता है जहां गोल्डन आइवर फ्लावर्स पेगासस की मूर्ति के ठीक बगल में ब्लूम कर रहे हैं। शीरो अपने सामने अनफोल्डिंग ब्यूटी को देखकर स्टन्ड हो जाता है और पेगासस की मूर्ति को देखकर वो डिसाइड करता है कि आइवर के फूलों का केयरफुल एनालिसिस करना चाहिए। उससे पता चलता है कि ये फ्लावर सिर्फ इसी लेक के किनारे ब्लूम करते हैं क्योंकि ये डिवाइन क्रिएचर हॉफिल के टीयर से बने हैं। शीरो गांव के मुखिया से पूछता है कि ये डिवाइन क्रिएचर कौन है और पता चलता है कि हॉफिल वही विंग्ड हॉर्स है जिसने लेक के मॉन्स्टर से गांव की रक्षा की थी। उस दिन से उनके एंसेस्टर्स उसे अपना गार्डियन डीएटी के रूप में वर्शिप करते आए हैं और गांव के सभी लोग जानते हैं कि हॉफिल के टीयर से कैसे आइवर फ्लावर्स बनते हैं। शीरो बूढ़े विलेजर से पूछता है कि क्या वो इतना प्रेशियस ट्रेजर लेने के लिए जस्टिफाइड है और वो जवाब देता है कि उनके गांव के गार्डियन होने के नाते शीरो जितने चाहे उतने फ्लावर्स ले सकता है। शीरो ये सुनकर खुश होता है और सिर्फ एक फ्लावर उखाड़ता है सोचकर कि ये डेडली एंटीडोट बनाने के लिए इनफ होगा। वो सोया सॉस वाले फल के साथ एक्सपेरिमेंट करने की प्लान बनाता है लेकिन पास में किसी की स्क्रीम सुनकर उसकी थॉट डिस्टर्ब हो जाती है। कुछ ही सेकंड्स में एक विलेजर वहां पहुंचता है ब्रेथलेस और टेरिफाइड क्योंकि नैश के ट्रेडर ने गांव में आग लगा दी है। शीरो और क्ले तुरंत मुखिया और अन्य विलेजर्स को अपनी पीठ पर उठाकर गांव की ओर रेस करते हैं। सारे गांव के हाउसेस बर्निंग हैं और सामने हॉरिफाइंग सीन है। शीरो बिना वेस्टिंग टाइम तुरंत बी की मदद से फायर सप्रेशन शुरू करता है। क्ले विलेजर्स को सेफ बाहर निकालता है और सिचुएशन क्विकली कंट्रोल करता है लेकिन जब तक आग बुझती है हाउसेस रबल में बदल चुके थे। विलेजर का वॉचमैन शीरो को बताता है कि कोई भी सीरियस इंजरी नहीं हुई है और यही सबसे गुड न्यूज़ है। शीरो पूछता है कि आग कैसे लगी और वॉचमैन बताता है कि नैश गाँव में आया था और आइवर फ्लावर्स डिमांड कर रहा था लेकिन क्योंकि वो जानता था कि फ्लावर्स पॉइजनस हैं उसने इनकार कर दिया और ट्रेडर ने अपने गूंस को आग लगाने का ऑर्डर दे दिया। शीरो उस इविल ट्रेडर पर फ्यूरियस हो जाता है जब सडनली मुखिया पैनिक हो जाता है क्योंकि उसे गोंजा नाम का बॉय नहीं मिलता। शीरो को याद आता है कि गोंजा वही बच्चा था जो जल्दी सामने आया था और उसे सस्पेशन होता है कि नैश ने उसे हॉस्टेज बना लिया है। एक ओल्ड लेडी तुरंत कंफर्म करती है कि जब फायर पैनिक हुआ नैश ने गोंजा को लेक की ओर ले गया। ये सुनकर शीरो का एंगर एक्सप्लोड होता है और वो अपनी ट्रैकिंग स्किल्स फुल पावर में यूज करता है। उसे एक डेजर्टेड फोर्ट्रेस में ह्यूमन साइंस मिलते हैं और वो क्ले को बताता है कि नैश के लिए एटलीस्ट 100 गूंस काम कर रहे हैं। क्ले कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं। वो अपनी यूनिकॉर्न पर राइड करता है लेकिन गांव का चीफ दोनों को रोकने की कोशिश करता है क्योंकि नैश का कॉन्फ्रंटेशन बहुत डेंजरस है। शीरो उसे अश्योर करता है कि वो ट्रेडर और उसके गून से फाइट करने के लिए स्ट्रांग है और वो गोंजा को सेफ वापस लाने का प्रॉमिस करता है। जल्दी ही वे फोर्ट्रेस में पहुंचते हैं और एरिया स्काउट करते हैं और पाते हैं कि सारे बैंडिट्स पार्टी कर रहे हैं। शीरो कोई प्लान बनाने की कोशिश करता है लेकिन क्ले काइजू नंबर 8 बन जाता है क्योंकि वो उन विलेंस को माफ नहीं कर सकता जो किडनैपिंग के बाद पार्टी करते हैं। शीरो समझ जाता है कि उसका एंगर जस्टिफाइड है लेकिन वो उसे काम रहने के लिए कहता है क्योंकि बिना प्लान के अटैक करने से गोंजा डेंजर में पड़ सकता है। तभी शीरो को एक क्लेवर आइडिया आता है और वो खुद और क्ले पर इनविजिबिलिटी स्पेल कास्ट करता है। इससे वे आसानी से 2 ड्रंकन गार्ड्स को आउटस्मार्ट कर निकल जाते हैं और फिर एक और ड्रंक को अनकॉन्शियस कर देते हैं जो रिफिल करने आया था। क्ले को महसूस होता है कि सारे बैंडिट्स अब उनके ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड हैं और शीरो डिसाइड करता है कि वो मैक्सिमम टाइम तक इनविजिबल रहेंगे। क्ले अग्री करता है और बताता है कि शीरो फोर्ट्रेस में जो भी एविडेंस मिलता है वो कलेक्ट कर रहा है ताकि बैंडिट्स के क्राइम्स के प्रूफ मिल सके। वे गोंजा की सर्च शुरू करते हैं लेकिन सभी रूम्स को इंस्पेक्ट करने के बाद भी कोई क्लू नहीं मिलता। क्ले डिसाइड करता है कि अब टाइम आ गया है मेन क्रिमिनल से फेस करने का और लड़के का लोकेशन पता करने का और शीरो भी अग्री करता है। वे उस रूम में पहुंचते हैं जहां नैश और उसके गूंस पार्टी कर रहे हैं और उनमें से एक लाफ करते हुए कहता है कि जब उनके हाउसेस बर्न हुए विलेजर्स की हालत कितनी पैथेटिक थी। एक और बैंडिट कहता है कि अनलकी है कि उन्हें फ्लावर्स का लोकेशन नहीं पता चला लेकिन तीसरा और इवन एरोगेंट बैंडिट कहता है कि उन्होंने गोंजा को इसी पर्पस के लिए किडनैप किया था। वो हंसते हुए कहता है कि अब जब हम अपनी योजना के फाइनल स्टेज में हैं तो इजीली आइवर पॉइजन की कीमत बढ़ा सकते हैं और भारी प्रॉफिट कमा सकते हैं। एक और बैंडिट पूछता है कि लेकिन ये प्राइस कैसे इंक्रीज करेंगे और एरोगेंट बैंडिट जवाब देता है एक बार जब न्यूज़ फैल जाएगी कि बेलमोंट जैसा रिच और पावरफुल आदमी भी अपनी वाइफ को आइवर पॉइजन से बचा नहीं सका तो लोग रियलाइज करेंगे कि ये कितना लीथल है। कई लोग अपने एनिमीज को एलिमिनेट करने के लिए आइवर पॉइजन पाने की कोशिश करेंगे और फिर हम इसकी प्राइस जितनी चाहें उतनी बढ़ा सकते हैं। जैसे ही बैंडिट अपनी बात खत्म करता है अचानक एक बॉटल उसके नेक के पीछे लगती है और वो अनकॉन्शियस हो जाता है। नैश ने ही वो बॉटल फेंकी थी ताकि सबको याद दिला सके कि ये प्लान पूरी तरह सीक्रेट है और लाउड बात करने से बचना चाहिए। शीरो और क्ले कमरे के बाहर से ये सब सुनते हैं और क्ले कहता है कि अब मैं अपना एंगर नहीं रोक सकता। शीरो उसे ग्रीन लाइट देता है हैवक मचाने के लिए लेकिन किसी को भी मारने से रोकता है। क्ले तुरंत इनविजिबिलिटी हटाता है और डोर तोड़ देता है जिससे सारे बैंडिट्स स्टार्टल्ड हो जाते हैं। क्ले कमरे के अंदर हैवक मचाना शुरू कर देता है, हर पंच से बैंडिट्स को गिरा देता है और नैश ये देखकर पैनिक हो जाता है। वो बैंडिट्स में से किसी को अपना सीक्रेट वेपन निकालने के लिए कहता है लेकिन अभी भी वो पूरी तरह कंट्रोल में नहीं है।
नैश सोचता रहता है कि ये सब कैसे हुआ। तभी शिरो उसके पास आता है और कहता है पहले बच्चे को सेफ निकालना चाहिए। नैश सोचता है कि ये उसका कोई मिनियन है, इसलिए वो गोंजा का लोकेशन बता देता है, लेकिन पलटते ही आसपास किसी को ना देखकर शॉक रह जाता है। इस बीच शिरो उस बाहरी बिल्डिंग की ओर दौड़ता है जहां सिर्फ एक गार्ड ड्यूटी कर रहा है। वो नाराज है कि बाकी सब पार्टी कर रहे हैं लेकिन गार्ड अभी भी वर्क कर रहा है। बी उसे बाहर ले जाने के लिए आगे आती है और शिरो उसे अलाउ करता है। छोटा ड्रैगन सीधा गार्ड की ओर उड़ता है, डोर तोड़ के उसे बेहोश कर देता है। शिरो भागकर उस बाहरी बिल्डिंग में जाता है और गोंजा का नाम पुकारता है, जो तुरंत जवाब देता है। शिरो कराटे से उसके सेल का लॉक तोड़ देता है और उसे फ्री करता है। गोंजा डर के मारे सीधा उसकी आर्म्स में भागता है, अभी भी लो रहा है। शिरो कहता है कि वे तुरंत विलेज वापस जाएंगे, लेकिन जैसे ही वो बिल्डिंग से बाहर निकलता है, कुछ बैंडिट्स घबराकर फ्ली करते दिखाई देते हैं। वो फोर्ट्रेस की वॉल पर उठते टेंटिकल्स देखता है और इमीडिएटली समझ जाता है कि ये नॉर्मल डर्ट नहीं है। वो एक बैंडिट को रोकता है और पूछता है कि क्या हो रहा है, और पता चलता है कि लेक का मॉन्स्टर उन पर अटैक कर रहा है। शिरो थोड़ा स्केप्टिकल होता है, लेकिन जल्दी ही राक्षस से फाइट करने का फैसला करता है। गोंजा से पूछता है कि क्या वो खुद विलेज वापस जा सकता है, लेकिन बच्चा इतना टेरिफाइड है कि उसे छोड़ना पॉसिबल नहीं है। शिरो समझता है और कहता है कि वो उसे टाइट पकड़ के रखे। वो बैटलफील्ड की तरफ रश करता है और पाता है कि जिस लेक मॉन्स्टर से क्ले फाइट कर रहा है वो सिर्फ एक जाइंट सी एनिमॉन है। शिरो राक्षस को स्कैन करता है और पता चलता है कि ये डार्क एनिमॉन नाम का बी रैंक मॉन्स्टर है और इसे नैश ने समन किया है। शिरो नैश की तरफ मुड़ता है, जो ग्राउंड पर डर के मारे ट्रेम्बलिंग है। वो प्लीडिंग करता है कि कोई उसे सेव करे, और शिरो चाह रहा है कि राक्षस इसे डिवॉर करे। लेकिन जैसे ही मॉन्स्टर नैश पर अटैक करता है, शिरो एक बैरियर यूज करके उसे ज्यादा हार्म से बचाता है। शिरो डिसाइड करता है कि वो मर्चेंट को अरेस्ट करके बाद में इंटरोगेट करेगा और क्ले से कहता है कि उन्हें अभी यहाँ से निकल जाना चाहिए। क्ले के लिए मॉन्स्टर की एंडलेस टेंटिकल से डील करना डिफिकल्ट हो रहा है, इसलिए शिरो उसकी फाइट आसान बनाने का प्लान करता है। वो एक पावरफुल आइस स्पेल कास्ट करता है और ब्लैक एनिमन को उसकी जगह फ्रीज कर देता है। क्ले इम्प्रेस्ड होता है, लेकिन शिरो बताता है कि वर्क अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और मॉन्स्टर को पूरी तरह खत्म करने के लिए उसे ब्रेन क्रश करना होगा। क्ले तुरंत एक हार्ड पंच मारता है मॉन्स्टर के फेस पर, लेकिन इससे वो मरता नहीं, बल्कि मॉन्स्टर का सेल्फ डिफेंस एक्टिवेट हो जाता है। वो फ्रोजन टेंटिकल्स को सही करता है और शिरो की ओर फेंकता है, जिससे शिरो और गोंजा वॉल पर गिरते हैं। शिरो गोंजा को पकड़कर ऊपर फेंक देता है ताकि बी उसे कैच कर ले, जबकि वो पॉइजनस लेक में गिरता है। जैसे ही वो पॉइजनस वाटर में डूबता है, शिरो सोचता है कि अब शायद उसका एंड है। उसे लगता है कि उसने किसी की हेल्प नहीं छोड़ी, पर अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी। दुख तो नहीं होता, लेकिन लगता है कि अब बहुत सारी चीजें वो नहीं कर पाएगा जो करना चाहता था। लकीली काले बालों वाला के-पॉप डेटी उसे ड्राउनिंग देख लेता है और डिसाइड करता है कि इस बार उसे बचाना चाहिए, क्योंकि शिरो का इस वर्ल्ड पर पॉजिटिव इम्पैक्ट है। जैसे ही शिरो सोचता है कि अब सोया सॉस एक्सपेरिमेंट्स कैसे होंगे, एक आवाज उसे बुलाती है, लेकिन वो इग्नोर करता है और अपने फ्रेंड्स और सिजर्स के बारे में सोचता रहता है, जो अभी तक नहीं मिली। शिरो बार बार इग्नोर करता है तो आवाज वाले इम्पेशेंट हो जाते हैं और उसे पानी से बाहर खींच लेते हैं। शिरो शॉक्ड होता है और देखता है कि उसे सेव करने वाला एक व्हाइट पेगासस है, जो कहता है तुम यहाँ मत मरो। शिरो कंफ्यूज होता है, अपना इंट्रोडक्शन देता है और पेगासस खुद को होफिल बताती है। शिरो नाम याद करता है, लेकिन भूल गया था कि इसे कहाँ सुना था। शिरो होफिल से कैजुअल बातें करता है और पूछता है कि क्या ये उसका घर है, फिर गिरने के लिए अपोलोजाइज करता है। होफिल कहती है कि अच्छा हुआ कि वो गिरा, क्योंकि लेक का वाटर सडनली प्यूरिफाई हो गया है। लेक के आसपास के प्लांट्स भी रिवाइव हो जाते हैं और शिरो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पाता। होफिल बताती है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। बहुत समय पहले लेक का मैजिकल एलिमेंट स्टेबलाइज हो गया था, जिससे वो वीक हो गई थी। अपनी लास्ट स्ट्रेंथ से उसने लेक को प्योरीफाई रखने के लिए एलिफेंट फ्लावर्स बनाए और रिजल्ट की स्वरूप उसका बॉडी स्टोन में बदल गया। लेक को प्योरीफाई करने के बाद भी एलिफेंट फ्लावर्स सर्वाइव रहे, लेकिन फिर डेलिब्रेट डैमेज हुआ। जब शिरो उसमें गिरा तो उसने पॉइजन अब्सॉर्ब किया और होफिल को स्टोन होने से बचाया। इसके बाद होफिल शिरो को उसके दोस्तों के पास वापस ले जाता है और बताता है कि पेगासस डेटी ने उसे बचाया था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसके अलावा कोई भी होफिल को देख या हियर नहीं कर सकता, और वो गायब होने से पहले शिरो को थैंक यू कहती है कि उसने उसकी हेल्प की। इसी के साथ शिरो और बाकी लोग विलेज वापस आ जाते हैं और गोंजा को उसके लोगों से फिर से मिला देते हैं। फिर शिरो कुछ मैजिकल स्टोन से एक सर्कल बनाता है और क्ले को उसके साथ खड़े होने के लिए कहता है। क्ले थोड़ा सस्पिशियस होता है, लेकिन वो शिरो पर ट्रस्ट करने का फैसला करता है। शिरो मैजिकल सर्कल एक्टिवेट करता है और उन्हें इंस्टेंटली वहां टेलीपोर्ट कर देता है। वहां पहुंचकर वो जल्दी से एक पॉइजनस मेडिसिन तैयार करता है और एक सिप लेने मात्र से माइल्ड पॉइजन से पूरी तरह रिकवर हो जाता है।
ये देखकर सभी खुशी के आंसू बहाने लगते हैं, लेकिन शिरो का काम अभी खत्म नहीं हुआ है। वो वापस उस विलेज में जाता है जिसका रिकंस्ट्रक्शन चल रहा है और मुखिया को बताता है कि उसने लोकल लॉर्ड को एक वुंड और बहुत सारे प्रूफ्स ऑफ दिए हैं ताकि वो अब कभी जेल से बाहर ना आ सके। ये सुनकर विलेज चीफ इमोशनल हो जाता है और पूछता है कि हम तुम्हारा डेट कैसे चुकाएंगे। शिरो के माइंड में एक आइडिया आता है और वो मुखिया को एक डेमो देता है। शिरो एक बॉइल्ड पोटैटो लेता है, उस पर बटर और सोया सॉस डालता है और चीफ से टेस्ट करने को कहता है। वो तुरंत टेस्ट से इम्प्रेस हो जाता है। फिर शिरो अपना बिजनेस प्रपोजल शुरू करता है। वो बताता है कि वे सारे सोया सॉस फ्रूट्स उसे बेच दे ताकि उस पैसे से वो अपने फील्ड्स का एक्सपेंशन कर सके और फ्यूचर में इन फलों की खेती और बढ़ा सके। बूढ़ा आदमी अग्री करता है, लेकिन कहता है कि वो सारे फ्रूट्स यूज नहीं कर पाएगा। शिरो समझाता है कि उसकी प्लान ये है कि सोया सॉस को बड़े शहरों में पॉपुलर बनाया जाए और ये विलेज की स्पेशलिटी बन जाए। फिर वो सबको सोया बटर पोटैटो सर्व करता है और अपने रास्ते पर निकल पड़ता है। इसके बाद वो फिर क्ले से मिलता है और जब वे मिशन की डिटेल्स डिस्कस कर रहे थे, होफिल अचानक उनके सामने अपीयर हो जाती है। शिरो इनिशियली शॉक्ड होता है, लेकिन फिर होफिल उसे और भी सरप्राइज करती है। अब वो एक ब्यूटीफुल गर्ल में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है और अनाउंस करती है कि वो अब उनकी ग्रुप में ज्वाइन करने जा रही है। शिरो और क्ले दोनों ये देखकर अमेज्ड रह जाते हैं। क्ले पूछती है कि एक डेटी इतनी अनयूजुअल ह्यूमन के साथ ट्रैवल क्यों करना चाहेगी। होफिल हंसते हुए जवाब देती है कि वो बहुत लॉन्ग टाइम से एक ही जगह पर रही है और अब वर्ल्ड एक्सप्लोर करना चाहती है। उसे लगता है कि शिरो के साथ रहना मज़ेदार होगा और बदले में वो उसे अपनी राइड करने देगी, लेकिन सिर्फ हॉर्स की तरह। होफिल इस एडवेंचर के लिए सुपर एक्साइटेड है, लेकिन शिरो इंटरनली सोचता है कि अब उसके लिए चीज़ें और भी चैलेंजिंग होने वाली हैं। एंड देन ये वीडियो यहीं खत्म होता है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग और अगली बार फिर मिलेंगे।